आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञा को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। हम भेद
नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सव साहुणम एसो पंच नमोकारो सर्व भाव पणहसनो मंगलाणम च सवेशम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से ज्यादा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्पॉटलाइट, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो उदीर्णा स्वामित्व देखा था, उसमें शायद एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया था, या फिर वो उदीर्णा के, अच्छा उदीर्णा स्थान में होगा शायद वो पॉइंट। ठीक है, ये तो कवर हो गए थे। सादी अनादि प्ररूपना भी हमने देख ली थी। उदीर्णा स्थान देखना है ना आज। अच्छा, उदय लास्ट क्लास में उदीर्णा सामित तो ठीक है। उदय स्थान में उदय स्थान में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक चीज, कि जो भी सादी सपर्यावसित का 8 प्राकृतिक जब उदय स्थान होता है, उसमें 3 टाइप हमने देखे थे, अनादि अपर्यावसित और अनादि अपर्यावसित, अनादि अपर्यावसित, और तीसरा हमने देखा था सादी सपर्यावसित। ठीक है, तो ये जो 3 अंक थे, इनमें से जो सादी सपर्यावसित का हमारे पास जघन्य और उत्कृष्ट काल आता है। अनादि पर्यवसित आएगा ना सेकंड। अनादि सपर्यावसित, हाँ हाँ वही। अनादि सपर्यावसित और सादी सपर्यावसित। तो सादी सपर्यावसित में जघन्य और उत्कृष्ट काल हमने देखा था। जघन्य काल क्या मतलब, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कल ये बात क्लियर हुई थी कि नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जघन्य जो काल होता है वो ये हो गया ना, कल पूरा अच्छे से हो गया है। अंतर्मुठ का होता है, हो गया है क्या? हाँ हाँ ये ये हो पूरा गया, अच्छे से हो गया है, आप इसको हो गया, वापस हो मत गया। करो। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आज हम उदीर्णा स्थान पे ही आ जाते हैं डायरेक्टली। हम्म। दीदी बता दीजिए ना, बता रहे थे तो थोड़ा फास्ट भले। नहीं नहीं, फिर है ना टाइम जो वेस्ट भी होता है, अगला देखो, कर आप ना लीजिए। रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो ना, जिनको भी नहीं वापस पूरा अच्छे रिकॉर्डिंग से भी हो आप गया सुन कल, सकते हो। बहुत अच्छा नोट्स बना है कल का। ठीक है, आज उदीर्णा स्थान देख लेते हैं। उदीर्णा स्थान मतलब एक साथ जितनी कर्म प्रकृतियों की उदीर्णा होती है, उनके समूह को उदीर्णा स्थान कहते हैं। होती नहीं मतलब करता है जीव, यहाँ पर मैंने कल वर्ड बताया था, होती का वर्ड नहीं लेंगे, करता है। तो एक जीव एक साथ जिन कर्म प्रकृतियों की उदीर्णा करता है, उनको उनके समूह को उदीर्णा स्थान कहते हैं। तो ये उदीर्णा स्थान हमने देखे थे जब हमने उदय स्वामित्व देखा था। तो एक हमारे पास कैसे आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट मतलब 8 कर्मों की अपेक्षा। एक तो हमारी प्रमत्त अप्रमत्त वाली बात आ रही थी, 6th गुण स्थान तक आ रहा था। तो कैसे कर 6th गुण स्थान एक आ रहा था हमारा 1 से 10th की डीसीए तक, एक आ रहा था हमारा 1 से 12 की डीसीए तक, है ना, और एक आ रहा था 1 से 13 तक। इतनी उदीर्णा होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमने जो 1 से 6 वाली थी, उसमें भी 2 बात करी थी, कि एक तो लाइफ स्पैन कितनी हो, एक आवलिका से अधिक बची हो। एक आवलिका से अधिक वाली जो लाइफ स्पैन है, उसको हम क्या लेंगे, एक कैटेगरी लेंगे, और एक है एक आवलिका से कम बची है। ठीक है, तो एक आवलिका से कम है और एक आवलिका से अधिक है, इस अपेक्षा से हमको ये 1 2 3 4 5 5 टाइप के क्या मिलते हैं, उदीर्णा स्थान मिलते हैं। जब हमारी एक आवलिका से अधिक है और 1 से 6 गुण स्थान है, तो हमारे 8 ही कर्मों का क्या होगा, उदीर्णा 8 की ही कर्मों की करेगा, क्योंकि आयुष्य की उदीर्णा, एक बार प्लीज म्यूट कीजिए। जब भी आयुष्य की उदीर्णा हमने क्या देखा है कि लाइफ स्पैन, ये पूरी लाइफ है, इस पूरी लाइफ को हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है मतलब लाइफ मतलब आयुष्य, जो बुद्धिमान आयुष्य है, ये पूरी आयुष्य। एक तो हो गई हमारी
लास्ट आवलिका वाली, और एक हो गई बिगनिंग से लेकर, जन्म से, उत्पत्ति से लेकर एक आवलिका पहले तक का, मतलब इसको द्विचरम आवलिका भी बोल सकते हैं, आयुष्य की द्विचरम आवलिका तक। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया हमारे चरम आवलिका वाली आयुष्य। तो जब हमारी चरम आवलिका वाली आयुष्य है तब उदीरना नहीं होती, और द्विचरम आवलिका तक आयुष्य की, ये मैंने नया वर्ड बताया है पर ये सेंस वही है, लास्ट आवलिका में उदीरना नहीं होती और उसके पहले पहले तक उदीरना होती है। सदैव होती है जब 1 से 6 गुण स्थान है। तो 1 से 6 गुण स्थान में जब एक आवलिका से अधिक काल अगर आयुष्य का बचा है तो 8 कर्मों की उदीरना होगी, पर एक आवलिका से कम काल बचा है तो 7 कर्मों की ही उदीरना एक साथ होगी। फिर बात करते हैं, अब 6 तक तो हमारा 8 और 7 चले गया, तो अब हम 7वें गुण स्थान से बात करेंगे। तो 7, 8, 9 है ना, 7, 8, 9 और 10 की द्विचरम आवलिका तक। इसमें गुण स्थान क्या है वो हम देखेंगे अभी। 1 से 6 गुण स्थान में जब जब ये कंडीशन है, अब कब कब होगी एक बार चलो देख लेते हैं साथ में। कब कब होगी, जब हमारा आयुष्य क्या है, एक आवलिका से अधिक बचा हुआ है। एक आवलिका से अधिक बचा हुआ है अगर आयुष्य, तब जीव कौन कौन से गुण स्थान में रह सकता है। तो बताया है कि उस समय जीव के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे गुण स्थान पॉसिबल है। चरम आवलिका में क्या पॉसिबल नहीं होता, चरम आवलिका में थर्ड गुण स्थान पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो चरम आवलिका होती है, थर्ड गुण स्थान में कोई भी जीव पहली बात तो काल नहीं करता, मतलब लास्ट आवलिका में कोई भी जीव थर्ड गुण स्थान में नहीं होगा, वो काल नहीं करता है थर्ड गुण स्थान में रहते हुए और थर्ड गुण स्थान से जस्ट निकलने के बाद। अगर उसको यहाँ भी माने हम कि ये एक आवलिका का जो काल है, मान लो एक आवलिका से कम काल थर्ड गुण स्थान का है, तो अगर हम माने कि थर्ड गुण स्थान हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, उसके बाद भी हमारे पास जो एक आवलिका उदीरना वाला है उसमें थोड़ा सा काल उसमें शेष बच गया, ऐसा अगर हम माने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि थर्ड से तुरंत निकला और फिर वो काल कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता, और थर्ड में रहते हुए भी काल नहीं करता। इसीलिए ये जो हमारा एक आवलिका वाला जो ड्यूरेशन है उसमें थर्ड गुणस्थान पॉसिबल नहीं है। तो 8 प्राकृतिक में तो हमारा पूरा 1 से 6 तक गुणस्थान चला जाएगा, लेकिन जब हम 7 प्राकृतिक की बात करते हैं तो 1 से 6 में हमने 3 को नहीं लिया, मतलब 1, 2, 4, 5, 6 वाला गुणस्थान यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 तक तो हमारा 8 प्राकृतिक 7 प्राकृतिक उदीरना स्थान हो गया। अब 7वें गुण स्थान की बात करेंगे, तो 7वें गुण स्थान से लेकर 10th के द्विचरम आवलिका तक, मतलब 7, 8, 9 पूरा और 10वें के द्विचरम आवलिका तक हमको क्या मिलेगा, ये भी नहीं है, ये भी मतलब वेदनी कर्म की भी नहीं होती है, अप्रमत्त परिणामों में आयुष्य कर्म की भी नहीं होती, इसीलिए ओनली एंड ओनली 2 माइनस कर देंगे तो 6 प्राकृतिक हमको उदीरना स्थान मिलेगा। फिर बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं 10वें के चरम आवलिका के बाद। अब मतलब द्विचरम तक तो हमने देख लिया है, अब 10वें की चरम आवलिका और 11वां गुण स्थान पूरा और 12वें के द्विचरम आवलिका तक। तो यहाँ पर हमने देखा कि 10वें की द्विचरम आवलिका पे किसकी एंडिंग हुई थी, किसकी उदीरना की एंडिंग हुई थी, मोहिनी कर्म के उदीरना की, तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ हमें 5 प्राकृतिक उदीरना स्थान मिला। फिर हम बात करेंगे 12th की चरम आवलिका, 12th की चरम आवलिका और 13 और बस 13 तक ही होती है, तो 12th की चरम आवलिका और 13th गुण स्थान है ना। तो 12th की चरम आवलिका और 13th गुण स्थान में अब 12th के द्विचरम आवलिका तक किसकी हो रही थी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म की, क्योंकि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म की सत्ता और उदय 12th गुण स्थान के लास्ट समय पर क्षय होता है, सत्ता क्षय भी यही होता है और उदय विच्छेद भी यहीं पे ही होता है। तो इसीलिए एक आवलिका में हम क्या करेंगे, उसकी उदीरना रोक देते हैं। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय 3 माइनस हो गए, तो हमारे पास ओनली 2 प्राकृतिक उदीरना स्थान बचा। तो ये इसको पास में लिख लेते हैं, 12 की चरम आवलिका। तो ये ओवरऑल हमारा बचा। ठीक है, ये उदीरना स्थान एकदम शॉर्ट सिंपल है, क्योंकि उसमें कुछ भी काल की बात नहीं होती। ठीक है, दीदी एक बार आपने जो ये बताया ना पहले वाला 8 प्रकृति बंध का एक आवली का जो
जो दूसरा दो पॉइंट्स आपने बताए ना, तो मुझे एक बार दूसरा पॉइंट क्लियर कर दो। ये वाला 7 प्राकृतिक वाला हाँ हाँ, सात प्रकृति वाला। देखो क्या बताया है तीसरे हमने। गुणस्थान में कैसे नहीं होता आयुबंध? ये पूरी लाइफ स्पैन है। इस लाइफ स्पैन के अंतिम आवलिका में उदीर्णा नहीं होती है किसकी, आयुष्य कर्म की, क्योंकि आयुष्य लास्ट के बारे में। एक ही आवलिका बची हुई है सत्ता में। क्या होती है उदय आवलिका, प्रविष्ट कर्म प्रदेशों की उदीर्णा नहीं होती, हाँ तो जी। इसमें उदीर्णा नहीं होगी। रेस्ट 1 से 6 गुण स्थान है तो वेदनी की भी हो रही है, इसीलिए 7 कर्मों की जो है उदीर्णा पॉसिबल है। ठीक है। अब इसके गुणस्थान की बात करें तो इस गुणस्थान में मतलब इस ड्यूरेशन में कभी भी थर्ड गुणस्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता थर्ड गुणस्थान? क्योंकि थर्ड, पहला पॉइंट है थर्ड गुणस्थान के लिए कि कोई भी जीव थर्ड गुणस्थान में रहते हुए काल नहीं करता। ठीक है, रहते हुए हाँ जी। मतलब काल नहीं करता, थर्ड गुणस्थान में रहते हुए काल नहीं करता। और दूसरी बात ये भी होती है कि थर्ड गुणस्थान से जस्ट निकला है, तो भी जस्ट काल नहीं निकलकर करेगा। काल नहीं करता। मतलब हम्म। थर्ड गुण स्थान से कोई जीव अगर निकला है उसके बाद वो अंतर्मुहूर्त और आयुष्य में रहेगा, उसके बाद ही वो काल कर सकता है। तो ये जो लास्ट अंतर्मुहूर्त की बात है वो हमारे थर्ड गुण स्थान में एप्लीकेबल, मतलब थर्ड गुण स्थान के रहते जीव काल नहीं कर सकता, थर्ड गुण स्थान के जस्ट निकल के भी काल नहीं कर सकता। मतलब वो जो इसका ड्यूरेशन है इसके अंदर थर्ड गुण स्थान कभी भी नहीं आ सकता लास्ट आवलिका में, आयुष्य की लास्ट आवलिका में। इसीलिए हमने थर्ड गुण स्थान यहाँ पर नहीं लिया है। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ जी। दीदी एक बात मेरे को पूछना था, सात हाँ, प्राकृतिक में आयु को कर्मों की ये स्थिति सत्ता तो है ना 14 गुण स्थान तक रहती है, तो यहीं पर क्यों खत्म कर दिया आयु को? वो कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार बताया गया है कि प्रमत्त परिणामों में ही वेदनी कर्म और आयुष्य कर्म की उदीर्णा संभव है, हाँ मतलब हाँ, होती ठीक है। है। हाँ ये बात ठीक है, तो 8 प्राकृतिक ही होना मतलब चाहिए ना, फिर सात कर्म ग्रंथ प्राकृतिक और क्यों नहीं? आगम दोनों ही ये मानता है, पर कर्म ग्रंथ मानता है कि सदैव होती है, आगम मानता है कि सदैव नहीं होती। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ तो 8 प्रकृति की होना चाहिए ना, 7 क्या होगा? क्योंकि कर्मों की आयुष कर्म की स्थिति सत्ता एक आवलिका क्यों यहाँ पर माना गया है? सत्ता तो वो 14 गुण स्थान तक रहती है ना आयु की। आयुष्य की सत्ता 14 गुण स्थान तक रहती है समुच्चय रूप से मूल कर्म की अपेक्षा, पर इस भव की जितनी सत्ता है, प्रैक्टिकल सोचो, उसको थ्योरी पे मत जाओ। आपके इस भव की जो सत्ता है आप यहीं पे पूरी भोग के ही जाओगे ना, अगले भव में थोड़ी पूर्व। अब आप इस भव में हो तो आप पूर्व भव में कुछ भी थे, आप पूर्व भव में मान लो देवता थे, तो क्या आपकी देवायु अभी स्टॉक में होगी क्या? वो तो हम पूरी वहीं खाली करके आए हैं ना। तो वहां की सत्ता तो वहीं, जैसे ही लाइफ एंड होती है आपकी, ये मनुष्य भाव एंड होगा तो आप अगले भाव में मनुष्य भाव की कोई सत्ता लेके नहीं जा सकते। आपको यहीं पे ही सत्ता खत्म करनी है, यहीं तक ही उसका उदय रहता है। तो लास्ट आवलिका में उसकी सत्ता खत्म होनी है, इसीलिए एक आवलिका में नहीं होती है उसकी। तो दीदी जैसे तीसरे गुण स्थान में एक आवलिका से कम रहती है क्या उसकी उदय? एक आवलिका से अधिक वाले काल रहता है, ग्रेटर तीसरे देन वन गुण आवलिका। स्थान में तीसरे गुणस्थान जो है वो वन आवलिका जब से सात ज्यादा प्रकृति आयुष्य में लिया ही है हो ना। सकता है। अच्छा। तो फिर दीदी आयु को कम किया है तो ऐसे तो कोई भी इसे सत्ता को कम कर सकते हैं, ऐसे कोई मन भी चाहे सत्ता थोड़ी को ऐसे कम नहीं सत्ता कर को। सकते। आप पूर्व भव के ज्ञानावरणी कर्म साथ में लेके आए हो, अंतराय कर्म साथ में लेके आए हो, सिर्फ आयुष्य ही एकमात्र ऐसा कर्म है जिसको आप पूर्व भव का साथ में नहीं ला सकते, उसकी प्रदेशों को वही खाली करके आते हैं। जैसे सात प्रकृति के दीदी, तो बस इसमें यही मानना है ना कि तीसरे गुण स्थान में आयुष्य कर्म की एक आवलिका से कम है, इसलिए सात प्रकृतिक लिया है। ऐसा नहीं बोलेंगे, बस उसमें ऐसा बोलेंगे कि 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान तीसरे गुण स्थान में संभव ही नहीं है। उसका रीजन क्या है? तो थर्ड गुण स्थान अंतिम आवलिका में, आयुष्य की अंतिम आवलिका में थर्ड गुण स्थान नहीं होता। शॉर्ट एंड सिंपल। जो आयुष्य कर्म है, टोटल आयुष्य पूर्ण होने की जो अंतिम आवलिका, मतलब आयुष्य पूर्ण होने के लास्ट आवलिका पहले उदीर्णा रुक जाती है, उस समय पर थर्ड गुण स्थान नहीं होता। मतलब जब तक जीव इस ड्यूरेशन में रहेगा उदीर्णा सदैव होती रहेगी, तभी उसके पास पॉसिबल चांसेस है कि वो थर्ड गुण स्थान में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदीर्णा स्थान कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें 13 गुण स्थान कंप्लीट लिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको लिख दिया है 13 गुण स्थान के अंतिम समय तक। यहाँ पे हम चरम आवलिका द्विचरम आवलिका वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब हम उदीना हो गया ना, अब सत्ता स्वामित्व देख लेते हैं। इसका काल दीदी, काल भी बता दीजिए ना।
इसमें कोई काल नहीं होता, उदीरना के लिए जघन्य उत्कृष्ट कुछ भी काल की बात नहीं करी गई है। अब हम सत्ता देख लेते हैं। सत्ता स्थान नहीं, पहले सत्ता सामित्व देखना है ना। सत्ता सामित्व बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम सब चीजें पढ़ते हुए आए हैं। सत्ता स्वामित्व टोटल कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म। 8 कर्मों में सबसे पहले जो एंडिंग होती है सत्ता की, गुणस्थान देख लेते हैं एक बार। 1 से लेकर 11वें गुणस्थान तक तो हमारे क्या होते हैं? 8 ही कर्म, मतलब मोहनी कर्म भी स्टॉक में रहता है, 8 ही कर्म होते हैं। जब हम 12वें गुणस्थान में आते हैं तो हमारे 11वें गुणस्थान मतलब 10वें गुणस्थान के एंडिंग समय पर ही, क्योंकि 11वां गुणस्थान वाले के पास तो सत्ता रहती है, उसका वापस उदय हो जाता है और वो 10th गुणस्थान में चला जाता है या फिर 4th में चला जाता है, क्योंकि उसके पास सत्ता थी। लेकिन जो जीव 10th गुणस्थान से 12th गुणस्थान में आते हैं वो मोहनी कर्म, वो शपथ श्रेणी वाले होते हैं 10th से 12th में आने वाले, तो वो मोहनी कर्म की सत्ता को क्षय करके 12th गुणस्थान में आते हैं। तो 12th गुणस्थान में आने वाले जीव के ओनली 7 कर्मों की ही सत्ता रहती है। दीदी फिर से यहाँ बताइए। पे क्या माइनस हुआ? यहाँ पर मोहनी कर्म माइनस हुआ। दीदी एक किसमें? बार फिर से 10th। बताइए हाँ, दोनों मैं लाइन। बता रही हूँ एक बार। 1 से 11वां जो गुणस्थान होता है, 1 से 11 गुणस्थान में 8 ही कर्मों की क्या रहती है? सत्ता रहती है। एक्चुअल में हम सत्ता स्थान पे पहुंच गए, पर ठीक है चलेगा। 1 से 11 गुणस्थान तक 8 ही कर्मों की सत्ता रहती है, क्योंकि 1 से 1 2 3 4 ये सब अंडरस्टूड है। बात आती है 8 9 10 वाले पे, उसमें भी 10 पे ही बात करते हैं। 8 9 10 वाला 2 कैटेगरी का होता है, एक तो उपशमक श्रेणी वाला जीव होता है, एक शपक श्रेणी वाला जीव होता है। तो जो उपशमक श्रेणी वाला होगा वो तो अपने सत्ता को लेते हुए ही 10th से 11th में जाएगा। 11th में उसकी सत्ता रहती है। रहती है, इसी वजह से जो उसका उदय रुका था, मतलब उपशम हुआ था। उपशम का क्या अर्थ है? उदय नहीं है पर सत्ता में है। तो सत्ता में था इसीलिए उसका फिर से उदय हो जाता है जब वो 10वें में जाता है या फिर वो चौथे में जाता है। तो इसीलिए 11th तक हमने सत्ता मानी है। पर जो भी जीव 12th में जाता है वो कौन सा होता है? शपथ श्रेणी वाला। तो वो 8 9 10 के बाद मोहनी कर्म का क्षय करके 12th गुणस्थान में जाता है। 12th गुणस्थान में जब वो जाता है तब उसको वीतरागता प्राप्त होती है, पर वो छद्मस्त वीतराग होते हैं, क्योंकि वहां पर शेष ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वगैरह का उदय रहता है, सत्ता रहती है। इसीलिए 10वें गुणस्थान के एंडिंग समय में जीव मोहनी कर्म का क्या कर देता है? क्षय कर देता है। तो मोहनी कर्म का क्षय करा तो 12th गुणस्थान में किसकी सत्ता है? 7 कर्मों की सत्ता है। उसके बाद फिर जब 12th गुणस्थान के एंडिंग समय में क्या होता है? जीव जब 13th गुणस्थान में जाता है तो वो केवली रूप में जाता है, मतलब वो केवली बन जाता है। किस वजह से बना? क्योंकि उनके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय तीनों कर्म का क्षय हो गया। कब हुआ? 12th के लास्ट, मतलब 12th के लास्ट समय में 12th के बाद वो क्षय करके 13th में आते हैं। तो हमारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, ये 3 कर्मों की क्या हुई? क्षय हो गया। तो ये 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास, जब हम 13th गुणस्थान में आते हैं तो हमारे पास कितनी की सत्ता बचती है? ओनली 4 कर्मों की सत्ता बचती है। और वो सत्ता भव के, मतलब भव नहीं, सॉरी, हाँ, भव के एंड बोले या पूरे संसार काल के एंड तक, मतलब 14वें गुणस्थान में भी रहती है। और 14वें गुणस्थान के लास्ट समय के बाद जीव जब मोक्ष जाता है तो ये जो बचे हुए 4 कर्म थे उनकी सत्ता भी खत्म हो जाती है। तो अब इस अपेक्षा से जब हम बात करेंगे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, इनकी जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास, हमने कहा माइनस करा है ये? जब हम 13 में आए, मतलब 1 से 11 प्लस 12, 1 से 12 गुण स्थानों में इनकी सत्ता रहती है। उन जीवों को क्या कहते हैं? उन जीवों को हम कहते हैं छद्मस्त। ठीक है, सभी छद्मस्त जीवों के इन 4, मतलब इन तीनों कर्मों की क्या होती है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय की सत्ता रहती है 1 से 12 गुण स्थान तक। फिर हम बात करेंगे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी कर्म। तो जय वेदनी जी। कर्म जो है, वेदनी, हेलो। हाँ, आज आपने जो क्वेश्चन आंसर में डाला था 71 में, एक उसमें बार जो भी डाउट है लास्ट में लेंगे। अब वो लास्ट में प्लीज स्टॉक में रखिए, अपने नोट करके रख लिए, एक बार
क्लास हो जाए फिर लेते हैं उनको। वेदनी इसी से रिलेटेड है क्या? जस्ट नहीं नहीं, फिर भी अभी डिस्कस नहीं करना। वेदनी कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये 4 कर्मों का हम कहाँ पे एंडिंग करते हैं? ये आयुष्य, 14वें गुण स्थान में। वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 को हम माइनस करते हैं जब हम 14 के बाद जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जब हम मोक्ष जाते हैं तो 0 कर्मों की सत्ता होती है। ठीक है, तो ये 4 कर्मों का एक साथ हमने बात कर ली। कहाँ तक हुई? ये 14 गुण स्थान तक था, उसके बाद माइनस हुए, मतलब 1 से 14 सारे गुण स्थानों में इसकी सत्ता रहती है। तो हम क्या कहेंगे? सभी संसारी जीवों में इसकी सत्ता रहती है। फिर हम बात करते हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी कर्म। मोहनी कर्म की जब बात करेंगे तो मोहनी कर्म की एंडिंग कब हुई है? 10वें गुण स्थान पे। 12वें वैसे में। उसका क्षय होता है 10वें गुण स्थान पे और फिर जीव 12th में जाता है, लेकिन 10 के बाद 11 का भी नंबर आ रहा है और 11वें गुण स्थान में उसकी सत्ता होने से 1 से 11 पूरे गुण स्थान में हम उसकी क्या मानेंगे? सत्ता मानते हैं। ठीक है, अनुश्री दीदी, हो गया 1 से 11 गुण स्थान। इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए 2 टाइप के जीव बोलेंगे कि जिनका 1 से 10 तक जो है वो शपथ श्रेणी वाले जीव हैं, और फिर वो 10th के लास्ट समय में क्या करेंगे? सत्ता क्षय करके और वो 12वें बाद में 12वें गुण स्थान में चले जाएंगे। पर जो उपशमक श्रेणी वाले रहते हैं उनमें 1 से 11 तक में उनकी सत्ता रहती है। ठीक है, ये उपशमक श्रेणीवर्ती जीव के 1 से 11 गुण स्थान तक सत्ता होती है। तो ये इस टाइप से बताया। हाँ, पूछिए। हाँ, ये ना अपन 12वां एंडिंग करेंगे क्या? अंतराय, ज्ञानावरणीय, दृष्टावरणीय और अंतराय का, या 13वें के फर्स्ट में सत्ता कहाँ तक 13वें रहेगी? का 12वें की? सत्ता कहाँ तक रहेगी? तो 12वें के एंड तक रहेगी। और सत्ता कब नहीं रहेगी? तो 13 के फर्स्ट समय में नहीं रहेगी। अच्छा, इन तीनों की 12वें के लास्ट एकदम एंडिंग, जैसे एक समय 2 समय रहा उस लास्ट समय। समय, लास्ट हाँ, समय तक रहती है। अच्छा, और 13वें के फर्स्ट में एंड हो जाती है। एंड होती है मतलब एंडिंग के लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं चाहिए होती है उसकी। जैसे ये एक जीव का 12वां गुण स्थान का समय है, ये 13वां गुण स्थान का समय है, ये 14वां गुण मतलब सॉरी ये 12वां गुण स्थान का द्विचरम समय, ये चरम समय, ये 13 गुण स्थान का फर्स्ट समय, ये 13 गुण स्थान का सेकंड समय। 12वें के चरम समय में सत्ता नहीं एक रहती है ना। बार प्लीज 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 मेरी सुन लीजिए। ये जो 12वें का 2 समय है, ये तो द्विचरम समय में भी सत्ता थी, चरम समय में भी सत्ता है। और जब इस समय पर जीव आया 13 के फर्स्ट समय में, तो उसकी सत्ता नहीं हुई। मतलब जो हम स्थित जो निषेक बनाते हैं ना, ये निषेक के जो ये लास्ट दलिक है, मतलब ये पूरा हमने बनाया, वैसे तो नीचे से लास्ट लेना चाहिए। ये क्या है? खत्म होते होते ये 12वें का लास्ट फोर्थ समय था, ये लास्ट थर्ड समय, ये लास्ट सेकंड समय, और लास्ट समय पर ये प्रदेश रहते हैं, सब उदय में आते हैं। और जब जीव 13 गुण स्थान पे आता है तो उसके पास कोई भी प्रदेश नहीं बचते। इसको बोलते हैं एक्चुअल में सत्ता होना या नहीं होना। ठीक है, नहीं, चरम अवलिका में नहीं रहती है ना 12वें के सत्ता। सत्ता तो रहती है, उदीर्णा नहीं नहीं होती रहती है। है, 2 ही दिया हुआ है ना 12वें गुणस्थान के चरम अवलिका में। उदीर्णा सत्ता की बात कर रहे हैं। सत्ता तो 12वें की चरम आवलिका में रहती है, उदीर्णा नहीं होती है। हाँ ठीक है, जय जिंद। हाँ, ठीक है, तो अभी हम ये हो गया हमारा सत्ता स्थान। ठीक है, 1 से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय 1 से 12 तक, वेदनी, आयुष, नाम, गोत्र 1 से 14 तक, मोहनी कर्म 1 से 11 तक, समुच्चय रूप से शपथ श्रेणी वर्ती की अपेक्षा 1 से 10 तक, उपशम श्रेणी वर्ती की अपेक्षा 1 से 11 तक। अब वो देख लेते हैं सादी अनादि प्ररूपना। सादी अनादि प्ररूपना देखने 1 से 14। ठीक है, सादी अनादि देख लेते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय 1 से 12 तक होते हैं। 12वें गुण स्थान के बाद कोई भी जीव, मतलब जो भी जीव 13 में जाता 13 में जाता है, वो 13 से वापस अवरोहण नहीं होता। इसीलिए ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय की सत्ता की बिगनिंग नहीं होती है। फिर क्या अनादिकाल से इसकी सत्ता है? डेफिनेटली है।
क्या हमेशा रहेगी? अभव सिद्धिक के जीवों के तो हमेशा ही रहेगी। भव सिद्धिक जीव इसकी कभी ना कभी तो एंड करेंगे ही और 13 गुण स्थान में जाके केवली बनेंगे ही बनेंगे, इसीलिए भव सिद्धिक की अपेक्षा अध्रुव है। फिर वेदनी आयुष नाम गोत्र 14 गुण स्थान है। 14 गुण स्थान के बाद जब जीव मोक्ष में जाता है तो उसके सत्ता नहीं बचती, वहां से वापस सत्ता जनरेट नहीं होती, सत्ता की आदि नहीं होती। सॉरी, अनादिकाल से है और हमेशा रहेगी अभव सिद्धिक जीवों की अपेक्षा, और भव सिद्धिक जीव कभी ना कभी इसका एंड करेंगे ही करेंगे। फिर मोहिनी कर्म की 1 से 11 तक है। मोहिनी कर्म 11 गुण स्थान के बाद जीव क्या होता है, वापस से मतलब 11 के बाद जब 10th 8th में जाता है तो 10th या फिर 4th में जाता है तो उसकी सत्ता एज इट इज मेंटेन रहती है। लेकिन जब शपक श्रेणीवर्ती, इसमें हमने 2 टाइप के जीव देखे थे, एक 1 से 10 वाले और 1 से 11 वाले। जो उपशमक है, उपशमक की अपेक्षा तो सत्ता की एंडिंग ही नहीं हुई है, लेकिन जो शपक श्रेणी वाला जीव है वो 10th गुण स्थान के लास्ट समय में इसकी सत्ता की एंडिंग करके जब वो 12th गुण स्थान में जाता है तो 12th से वापस वो 10th में या फिर नीचे नहीं आता, अवरोहण नहीं होता, इसीलिए उसकी सत्ता 12th में जाके स्टॉप हुई है। तो 12th में स्टॉप होने के बाद वापस बिगनिंग नहीं होती, इसीलिए सत्ता की एंडिंग। यहाँ पर ध्यान रखना, उदय की शादी होती है पर सत्ता की आदि नहीं होती वापस। अनादिकाल से इसकी सत्ता है, अभव सिद्धिक जीवों में हमेशा रहेगी। भव सिद्धिक जीव इसकी सत्ता का एंड करके 12th गुण स्थान में जाएंगे। तो ये हो गई सादी अनादि प्ररूपना, जो सभी के लिए 8 ही कर्मों के लिए सेम है, किसी भी कर्म की बिगनिंग नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सत्ता स्वामित्व। अब सत्ता स्थान भी इसके साथ साथ में ही देख लेते हैं। सत्ता स्थान यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। कैसे? जो भी 1 से 11 गुण स्थान है, 1 से 11 गुण स्थान वाले जीवों में 8 ही कर्मों की सत्ता रहती है। तो 1 से 11 वाले जीव मतलब 1 से 11 गुण स्थान वर्ती जो जीव हैं वो 8 प्राकृतिक सत्ता स्थान वाले होंगे। ठीक है, फिर 12वें गुण स्थान वाले जो जीव होंगे वो ओनली 12वां गुण स्थान वाले 7 प्राकृतिक सत्ता स्थान के होंगे, क्योंकि 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म की सत्ता नहीं होती। फिर 13th और 14th में जो जीव आते हैं वो 4 प्राकृतिक जो अघाती कर्म है, वेदनी आयुष नाम गोत्र, इन्हीं की उनके पास सत्ता रहती है, क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय का जो क्षय है वो 12th गुण स्थान में के बाद क्षय करके ही वो 13 में आया है। ठीक है, तो 12th के एंडिंग तक इनकी रहती है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय की, और फिर वो क्षय करके 13 गुण स्थान में चला जाता है। तो हमको सिर्फ 3 सत्ता स्थान मिलते हैं, 8, 7 और 4। 8 प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक, 4 प्राकृतिक। अब इनका काल कितना कितना होगा तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले 8 प्राकृतिक की बात करें तो 8 प्राकृतिक में हमारे अभव सिद्धिक जीव भी है, भव सिद्धिक जीव भी है, इसीलिए हमको वापस से इसमें जो है भव सिद्धिक और अभव सिद्धिक की अपेक्षा लेना पड़ेगा। एक तो है अनादि अपर्यवसित अभव सिद्धिक की अपेक्षा, और एक है अनादि सपर्यवसित भव सिद्धिक की अपेक्षा। अब जो उदय में हमने तीसरा भंग लिया था सादी सपर्यवसित का, वो वाला भंग हमारा इसमें नहीं चल सकता, क्योंकि उदय तो वापस स्टार्ट होता ही नहीं है। वहां पर बंध में उदय स्टार्ट होता था मोहिनी कर्म का, उदय में भी मोहिनी कर्म का उदय स्टार्ट होता था जब 11 से नीचे आते थे 10th में या फिर 4th में, और जब 10th से या 10th से बंध में क्या देखा था हमने, 10th से 9th या 4th में जाए तो बंध स्टार्ट होता है, और 11th से 4th में जाए तो बंध स्टार्ट होता है। मतलब ये 3 पॉसिबिलिटी है, 10th से 9th में जा रहा है, 10th से 4th में जा रहा है, 11th से 4th में जा रहा है, तो मोहिनी कर्म के बंध की बिगनिंग हो गई, शादी भंग घटित होता है। लेकिन ये बंध की बात करी हमने। और उदय में क्या होता है, उदय 11 में रुका हुआ होता है, तो 11 से या तो 10 में जाए या फिर 4 में जाए तो मोहिनी कर्म का उदय स्टार्ट हो जाता है। पर सत्ता जब इसकी एंड होती है तो 12th गुण स्थान से वापस से 11, 4 कुछ का भी चांसेस नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हमें शादी सपर्यवसित का भंग
नहीं मिलता 8 प्रकृतियों की सत्ता में, 8 प्राकृतिक सत्ता स्थान में। ठीक है, 8 प्राकृतिक सत्ता स्थान में जो अनादि अपर्यवसित है, ये अभव सिद्धिक की अपेक्षा है। ठीक है, और जो अनादि सपर्यवसित है वो भव सिद्धिक जीवों की अपेक्षा है। अब इसमें अनादि है क्योंकि इसकी कभी काल की बिगनिंग नहीं हुई है, तो इसीलिए हम इसमें जघन्य उत्कृष्ट कुछ भी नहीं बता सकते। मतलब अगर कोई बिगनिंग होती तो फिर हम एंडिंग के लिए भी उसमें एक ड्यूरेशन बताते, पर इसकी कुछ कभी बिगनिंग हुई नहीं है, तो हम उस काल को अनादि सपर्यवसित ही बोलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ और तो नहीं है। दीदी शादी सपर्यवसित वाला समझ में नहीं आया। जय जी शादी ने दीदी, सपर्यवसित नहीं लिया, जय जी शादी ने सपर्यवसित, हाँ ये शादी सपर्यवसित, अनादि अपरिवर्तित और ये ध्रुव अध्रुव एक जैसी है, इनको कैसे समझना कि किसमें क्या लिखना? नहीं, देखो ये जो है ना, ये काल बता रहा है। अनादि अपर्यवसित, शादी अपर्यवसित, ये काल बता रहे हैं कि कितने ड्यूरेशन का होता है। अगर शादी सपर्यवसित है मतलब उसकी बिगनिंग हुई है और एंडिंग होगी किसकी, तो 8 प्राकृतिक उदय स्थान सत्ता स्थान, मतलब 8 प्रकृतियों का एक साथ उदय है, 8 प्रकृतियों का एक साथ बंध है, ये बात करते हैं हम इस काल में। लेकिन जब हम ये शादी अनादि प्ररूप ना बोलते हैं ना, उसमें हम ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कर्म की क्या वापस बिगनिंग हो सकती है, बंद उदय उदीर्णा सत्ता की, ऐसा। और ये जो है वो जो अपना सत्ता स्थान है, उदय स्थान है, उदीर्णा स्थान है, वो कितना प्राकृतिक है उसके काल की बता रहे हैं कि अगर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने काल तक कंटिन्यूअसली यही बंधेगा, ऐसा। बीच में कोई 7 6 वाला नहीं आ रहा है। तो ये जो अनादि अपर्यवसित, शादी अपर्यवसित वगैरह जो भंग है, वो प्राकृतिक जो स्थान है उसमें हम ड्यूरेशन बता रहे हैं कितने काल तक हो सकता है। और ये जो प्ररूपना है वो एक एक कर्म की अपेक्षा बता रहे हैं। ठीक है, वो शादी अपरिचित वालों का आपका हो गया क्लियर? वो ध्रुव अध्रुव और शादी ये एक जैसे वर्ड है हाँ ना, तो उसमें कंफ्यूज हो हाँ, जाता है। आपके पहले कोई पूछ रहे थे शादी अपरिचित, उनका क्लियर हो गया है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 7वां गुण, 7 प्राकृतिक सत्ता स्थान। 7 प्राकृतिक सत्ता स्थान कौन से गुण स्थान में है? वो हमारा 12वें गुण स्थान में। तो 12वें गुण स्थान का जो भी काल होगा, जघन्य अंतर्मुहूर्त का काल होता है और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का काल होता है 12वें गुण स्थान का। यहाँ पर क्या लिखना है हमको? 12वें गुण स्थान के अकॉर्डिंग, है ना। अब यहाँ पर जो आपका एक है, अभी जिनकी नई बुक आई है उसमें अजघन्य और उत्कृष्ट हटा हुआ है क्या? जघन्य और उत्कृष्ट बताया है क्या? हाँ, दोनों नहीं, लिखे हुए हैं। अंतर्मुहूर्त बता रखा दोनों। जगन्य ही नहीं, है। मतलब ये वर्ड तो नहीं है ना? एक बार आप ये नहीं। बताओ ना खोल के, जिनकी बुक है ना, ये कल भी बोल रहे थे जो 12वां लिखा हुआ है, तो आप ये संस्करण बताइए ना एक बार कौन सा वाला है। यहाँ पर सितंबर 25 लिखा हुआ है क्या? संस्करण व प्रतियां जुलाई 25 लिखा है। जुलाई 25 लिखा है। जुलाई 25 है मैडम। जुलाई 25 की बुक में फिर कैसे डिफरेंस आ गए? इसमें करेक्शन मैडम हाथ से हैंड लिखा हुआ है। रिटन है, वो नहीं हुई है हाथ से मैडम। लिखा हुआ है। क्या? हाथ से करेक्शन किया हुआ है, हाथ से करेक्शन किया हुआ है हाथ सारे। से किया हुआ है, प्रिंट नहीं किया हुआ है अच्छा, इसलिए। हाँ, तो वही दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने जघन्य और उत्कृष्ट अलग अलग बताया है ना? हाँ हाँ। हाँ, ठीक अलग है। अलग है, इसमें जगन्य आधी रूप बुक में उन्होंने करेक्शन करके नहीं दिया है, तो जिनके पास करेक्शन करके नहीं आई है तो आप देख एक बार देख लेना। ये जो पहले ऐसा बोलते थे कि 12वें का एक फिक्स्ड काल होता है, अजघन्य अनुत्कृष्ट, मतलब उसमें कोई जघन्य और उत्कृष्ट वाली बात नहीं होती, एक फिक्स्ड काल होता है। पर अभी संशोधन ये हो चुका है कि उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अलग अलग होता है। जो जघन्य होता है वो थोड़ा कम होता है और उत्कृष्ट काल उससे अधिक होता है। दोनों रहता है, अंतर्मूर्ति है, पर जघन्य वाला उत्कृष्ट से कुछ कम होता है। तो ये जिनके करेक्शन नहीं है, जैसे कि मेरी बुक है, तो इसमें हम करेक्शन कर लेंगे कि जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त, जितना 12वें गुण स्थान का काल होता है वही हमको 7 प्राकृतिक सत्ता स्थान का काल समझना है। दीदी मेरे जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त दिया है। एक समय तो पॉसिबल ही नहीं है, जघन्य अंतर्मुहूर्त ही होगा, क्योंकि 12वें गुण स्थान में अगर जो भी
सातवां प्रकृति में दिया हुआ है 12वां 11वां 12 गुणस्थान में जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुख। पेज गलत खोल के रखा है। पेज नंबर 80 पर देखिए, आप शायद उदय स्थान देख रहे हैं, हम सत्ता स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं चार प्रकृति। तो अभी चेंज क्यों करा है? क्या? पहले जगह अजगन्य अनुत्कृष्ट था, तो अब दोनों में अंतर्मुख क्यों करा? क्योंकि पहले एक फिक्स्ड काल जब हमने पढ़ा था तब ये बताते थे कि ये जो 12वां गुण स्थान है, कोई भी जीव इस 12वें गुण स्थान में जाए तो वो एक फिक्स्ड काल तक के लिए ही उस 12वें गुण स्थान में रहते हैं। सभी जीव उतने ही काल के लिए रहते हैं। पर अब बताया कि कम से कम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कोई जीव रहता है तो वो भी अंतर्मुहूर्त। मतलब ये डिफरेंस हो गया है कि जघन्य और उत्कृष्ट में डिफरेंस है थोड़ा, कि कम से कम काल में भी रह सकता है और उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मुहूर्त काल है, दोनों अंतर्मुहूर्त। मान लो ये ऐसा असत कल्पना से माने कि पहले ऐसा बोलते थे कि 10 समय का ही 12वां गुण स्थान है, तो जो भी जीव 12वें गुण स्थान में जाएंगे वो 10 समय के लिए रहेंगे और 13 गुण स्थान में चले जाएंगे। पर अब बोल रहे हैं कि उसके लिए जघन्य और उत्कृष्ट काल आता है, कि जघन्य काल मान लो अगर बोले 8 समय और उत्कृष्ट काल बोल दें कि 12 समय, तो जघन्य काल 12 या 10 जो भी मानना है, तो कम से कम 8 समय तक तो 12वें में रहना पड़ेगा, फिर 13 गुण स्थान में जाएगा, अधिक से अधिक 10 समय तक रहे और फिर 13 गुण स्थान में जाए। ऐसा मतलब बताया हुआ है दोनों अंतर्मुहूर्ती। इसलिए एक फिक्स्ड काल नहीं है जघन्य और अंतर्मुहूर्त का काल। अब जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त लेना है। ये असल में आपके गुणस्थान स्वरूप में जब आप देखोगे ना स्थिति द्वार, तो उसमें आपको क्लियर लिखा हुआ है। हम लोग ने जब गुणस्थान स्वरूप वाला वो चैप्टर पढ़ा था तो हम लोग का लिखा था 12th गुणस्थान की जो स्थिति है वो जघन्य अनुत्कृष्ट है। पर अभी जघन्य और उत्कृष्ट की 4 प्राकृतिक जो सत्ता स्थान आता है उसमें क्या बता रहे? 4 प्राकृतिक कौन कौन सा गुण स्थान है? वो है 13वां और 14वां। 13वां 14वें गुण स्थान में जो भी काल होता है जघन्य और उत्कृष्ट, तो 13वें गुण स्थान जघन्य 13 + 14 का मिला के अंतर्मुहूर्त होता है, और उत्कृष्ट जो है 13 + 14 का मिला के देशोन करोड़ पूर्व होता है। तो देशोन करोड़ पूर्व जो है वो 13 का उत्कृष्ट काल है प्लस 14 का काल भी जो भी होता है वो ऐड करके, और फिर क्या बोलेंगे हम? उत्कृष्ट काल। क्योंकि 13 का देशोन करोड़ पूर्व का काल हमने देख लिया था, देशोन करोड़ पूर्व किस अपेक्षा से बताया है, तो जैसे हमने 13 में अभी पिछली बार उदय में देखा था वैसे ही सत्ता में भी समझना कि 1 करोड़ पूर्व वाला जो मनुष्य है, 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य मोक्ष जाने के नहीं, सॉरी वो तो वहां से देखे जो 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला मनुष्य है वो ऑलरेडी शायिक सम्यक्त्वी है, और शायिक सम्यक्त्वी जीव वो आया देशों 9 वर्ष में वो क्या कर सकता है? शपथ श्रेणी का आरोहण कर सकता है। देशों 9 वर्ष में शपथ श्रेणी का आरोहण करके वो 13th गुण स्थान में पहुंच गया। 13 गुण स्थान में पूरा काल रह के थोड़ा सा काल 14 गुण स्थान में रह के और वो मोक्ष चला जाएगा। तो इस अपेक्षा से जो पूरा काल लिया है हमने, ये देशों करोड़ पूर्व का लिया है। मतलब पूरी 1 करोड़ पूर्व में से ये वाला आयुष्य, ये वाला कम कर दिया शपथ श्रेणी आरोहण और 13 तक पहुंचने का, और इधर से 14 को तो वैसे भी हमको इसमें इंक्लूडेड ही है, तो ये काल पूरा हो गया। मतलब पूरा 1 करोड़ पूर्व में हमने इतना काल हटाया, उसको बोल दिया देशों करोड़ पूर्व। ये 13 और 14 का काल हो गया। ठीक है, अब शिक्षा देख लेते हैं तीनों चैप्टर्स की। सत्ता स्थान की शिक्षा है, हर संसारी जीव पर हावी सत्ता स्थान, सत्ता से मुक्ति मिले तभी परम कल्याण। जब तक सत्ता में कर्म है तब तक मोक्ष जाना पॉसिबल नहीं है। तो वो सभी संसारी जीव पर हावी होता है, और जैसे ही सत्ता से मुक्ति मिलती है तो फिर परम कल्याण मतलब मोक्ष हो जाता है। उदीर्णा स्थान में था, उदीर्णा उस कर्म की जो आवली का पार, आवली का अंतिम बची खींचे किसे विचार। उदीर्णा क्या है? उदीर्णा बेसिकली खींच कर लाया हुआ, प्रयत्न विशेष से हम उदय समय में लेके आते हैं। तो खींचकर लाया हुआ जो है, मतलब जिन कर्मों को खींचकर उदय समय में लेकर आते हैं। उदीर्णा उस कर्म की जो आवली का पार, उदीर्णा किसकी होती है? जो आवली का बहिर्भूत है। आवली का पार मतलब उदय आवली का बहिर्भूत कर्म प्रदेशों की उदीर्णा पॉसिबल है। आवली का, कौन से आवली का? उदय आवली का की बात कर रहे हैं। उस कर्म की जो आवली का पार
आवलिका अंतिम बची, जो उदय आवलिका जो सत्ता की लास्ट आवलिका बचती है उसमें उदीर्णा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट आवलिका बची है तो अब फिर वो किसे खींचेगा, क्योंकि उदीर्णा बहिर्भूत की ही उदीर्णा सॉरी उदय उदय आवलिका बहिर्भूत की ही उदीर्णा होती है। ये तो हो गया था। दीदी ये देशोन करोड़ पूर्व चरम शरीर की अपेक्षा होगा ना? हाँ, चरम शरीरी ठीक, धन्यवाद। एक्चुअल में 7 प्राकृतिक 7 और 4 प्राकृतिक ये पॉसिबल ही चरम शरीरी जीव के है ना, क्योंकि 7 प्राकृतिक किस में है, 12th गुण स्थान में। 12th गुण स्थान तक कौन पहुंचेगा, चरम शरीरी चरम जीव। शरीर। सत्ता स्थान का देख लेते हैं, सत्ता स्वामित्व का। सत्ता का विच्छेद ही जीव का लक्ष्य महान, जीव की सत्ता सत्य है, कर्म वही बलवान। सत्ता का जब विच्छेद होता है वो ही जीव का एक्चुअल लक्ष्य है, मतलब मोक्ष जाना। सत्ता जब तक सत्ता है कर्मों की तब तक मोक्ष पॉसिबल नहीं है। सत्ता का विच्छेद करना ही जीव का प्रायर और सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए। जीव की सत्ता सत्य है, कर्म वही बलवान। जब भी जीव के भीतर में सत्ता रही हुई है तब तक कर्म बलवान है, संभावना, ऐसे कुछ लाइन का मीनिंग होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट चैप्टर संवेद भंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्लस मतलब बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में इसको देख सकते हैं। इसकी किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो एक बार मैं भूल गई। इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये शादी से बस ही अनादि से बस 2 ही चैप्टर में है ना, उदय और सत्ता में। सत्ता में अनादि है, शादी सपर्यवसित नहीं है। हाँ, ये 2 ही चैप्टर है ना शादी अनादि का। हाँ, संभावना तो उदीर्णा में देखते भी हैं, है। एक बार देखते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है सभी चैप्टर्स को एक साथ टैली करके, एक बार हम पहले। उदीर्णा में काल नहीं है। उदीर्णा में काल नहीं बताया है। दीदी डायग्राम तो नहीं आएंगे ना? डायग्राम जैसे कि जैसे कि अगर किताब बुक में में बने हुए नहीं है तो फिर नहीं आएंगे। बुक में तो बने हुए हैं ही। एक बार डिस्कस कर लेंगे ना हम, एक बार हमारा संवेद भंग हो जाए फिर उन डायग्राम्स को भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या है, कौन से। बेसिकली वो गुण श्रेणी वगैरह के होंगे, प्रथमोपशम वगैरह के होंगे, और तो क्या होंगे। उदीर्णा का है एक। दीदी चलो, आप संवेद जो क्वेश्चंस पोल में दे रहे हैं उसमें से भी आएंगे क्या? संभावना तो कम लग रही है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस हाथों हाथ बना रही हूँ और क्वेश्चन पेपर तो काफी पहले बन के आप लोगों तक पहुंच गए होंगे, मतलब आपके सिटीज में। पर ठीक है, वो आप लोगों को अच्छा उस हिसाब से अभी अभी हाथों हाथ बना के डालती जा रही हूँ मैं। उस टाइप के कोई क्वेश्चन अगर आंटी ने या जो भी पेपर जिन्होंने बनाया है उन्होंने दिए हैं तो बात अलग है, पर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन होंगे ऐसा नहीं बोल नहीं, सकती। दीदी के क्वेश्चन से हेल्प बहुत मिलती है हम लोगों को। ठीक है, अब हम संवेद भंग देख लेते हैं। संवेद भंग जो है उसको बिल्कुल अभी आप बीच में कोई भी नहीं बोलना, एक फ्लुएंटली हम क्या सारे संवेद भंग को समझ लेते हैं, फिर देखेंगे जो भी डाउट है। ठीक है, अब ये जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसी से हमको निकालना है। सबसे पहले तो ऐसा देखना है कि हमको गुणस्थान की अपेक्षा बात करनी है, सबसे पहला पॉइंट। गुणस्थान के बाद हम बंध को बेस रखेंगे, बंध के अकॉर्डिंग हम बाकी देखेंगे, और जहां जहां डिफरेंस आ रहा है वहां हम देख लेंगे। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता। सबसे पहले फर्स्ट गुणस्थान की बात करें। फर्स्ट गुणस्थान में कितने कितने कर्मों का बंध हो सकता है? तो 7 कर्मों का भी बंध हो सकता है, 8 कर्मों का भी बंध पॉसिबल है। अब उदय कितने का रहता है? उदय तो हमेशा 8 कर्मों का ही रहेगा फर्स्ट गुणस्थान में, हमेशा। सत्ता भी 8 ही कर्मों की हमेशा रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बंध। हाँ ठीक है, अब देखो, अब ड्यूरेशन जो है हमारे आयुष्य का, मतलब फर्स्ट गुणस्थान का, उसमें हम 2 भाग कर लेते हैं। एक भाग तो ये होता है कि एक पार्ट है जिसमें आयुष्य का बंध हो रहा है,
ठीक है। और दूसरी बात है जिसमें आयुष्य का बंध नहीं हो रहा, ये हम बंध की बात करी हमने, ये बंध की दो बातें हो गई, ठीक है। फिर ये पूरा लाइफ स्पैन है, उदीरना के लिए हमें दो बातें देखनी होती हैं। पहली तो होती है कि जो आयुष्य है वो एक आवलिका से, आयुष्य की ही बात कर रहे हैं तो देख लेना उदीरना किसकी, आयुष्य की, आयुष्य की उदीरना। पहली बात तो है कि आयुष्य कितना बचा है, एक आवलिका से अधिक बचा है, और दूसरी हम बात करते हैं कि आयुष्य एक आवलिका से कम बचा है, ठीक है। ये पूरा ड्यूरेशन है हमारा, ये है लास्ट आवलिका वाला और ये है एक आवलिका से अधिक वाला। लास्ट आवलिका में उदीरना नहीं होती, यहाँ पर उदीरना होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट गुण स्थान की। इतना क्लियर हो गया, फर्स्ट गुण स्थान में हमें आयुष्य बंध वाली केस भी मिलता है, आयुष्य का बंध नहीं हो ये केस भी मिलता है। फिर बात करते हैं उदीरना की, तो उदीरना में हमें फर्स्ट गुण स्थान में एक आवलिका से अधिक आयुष्य भी मिलती है, और अंतिम आवलिका भी हमको, आयुष्य की अंतिम आवलिका में भी फर्स्ट गुण स्थान पॉसिबल है, ठीक है। तो अब पहले बात करें आयुष्य का बंध हो रहा है, जब आयुष्य का, चलो नहीं हो रहा की बात लिख लेते हैं, जब हम 7 की बात कर रहे हैं तो आयुष्य का बंध नहीं हो रहा। जनरल केस यही होता है कि आयुष्य का बंध हर समय नहीं होता, मतलब हमारे लाइफ स्पैन में मान लो ये छोटा सा ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें आयुष्य का बंध होगा, तो 8 प्राकृतिक है, रेस्ट 7 प्राकृतिक मानते हैं। ये बंध वाला डायग्राम है, ठीक है। और ये जो है उदीरना वाला है, तो पूरा लाइफ लॉन्ग 8 कर्मों की उदीरना हो रही है, पर एंडिंग में आयुष्य की उदीरना रुक जाती है, ठीक है। अब ये जो है हमारा, इसमें हमें 7 प्राकृतिक, जनरल केस होता है 7 प्रकृतियों का बंध होना, 7 प्रकृति का बंध है, डन। अब दूसरा केस क्या है, जब आयुष्य का बंध नहीं हो रहा, सॉरी आयुष्य का बंध हो रहा है, तो ये 8 प्राकृतिक हमारे पास आ गया। अब उदय सेम है और सत्ता सेम है। अब बात करते हैं उदीरना की। उदीरना में एक आवलिका से अधिक जो आयुष्य है, तो हमने बोला कि ये एक आवलिका से अधिक आयुष्य है, एक आवलिका से अधिक का जो आयुष्य है उसमें 8 प्रकृतियों की उदीरना मिल रही है, चाहे उसमें बंध का ये ड्यूरेशन आए या ना आए, ड्यूरेशन 7 वाला हो या फिर 8 वाला हो, 7 का बंध हो रहा है या 8 का बंध हो रहा है, उदीरना हमको 8 कर्मों की ही मिल रही है, तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये लास्ट वाला, तो ये लास्ट क्या है, ये है हमारा चलो अभी एक बार इसमें वापस देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है, अच्छा उदीरना के साथ ही देखना है ना, उदीरना कब है, 7 कर्मों की उदीरना हो रही है, तो 7 कर्मों की जब भी उदीरना होती है वो होती है लास्ट आवलिका, और लास्ट आवलिका में कोई भी जीव आयुष्य का बंध नहीं करता। लास्ट आवलिका में आयुष्य का बंध नहीं कर रहा है, मतलब 7 कर्मों का ही बंध हो रहा है। तो जब 7 कर्मों की उदीरना होती है तब 7 कर्मों का ही बंध होता है। ये हमारे 3 भंग बन गए। फिर से एक बार सिंपल भाषा में समझते हैं, 7 कर्मों का बंध हो रहा है, उस समय पर उदीरना किसकी होगी, 8 कर्मों की। एक जनरल केस है, यहाँ पर भी 8 मिला था हमको, यहाँ पर भी हमको 8 मिला है। अब 7 कर्मों का जब बंध है यहाँ और यहाँ, तब उदीरना किस किस की मिली है, इसको चार्ट को ना असल में हम इसके साथ साथ में ही बना लेते हैं, ये ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 7 प्राकृतिक उदीरना वाला है और ये 8 प्राकृतिक उदीरना वाला है। तो जब हमको 7 मिल रही है, उस 7 प्राकृतिक में 8 की भी उदीरना मिल रही है, और 7 प्राकृतिक बंध में ही हमको 7 की उदीरना भी मिल रही है लास्ट आवलिका में। और जब हमारे 8 कर्मों का बंध होता है तब ओनली एंड ओनली हमारे 8 कर्मों की ही उदीरना मिलती है। तो 7 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8, ये 3 प्रकार के हमको भंग मिलते हैं, किसमें, फर्स्ट गुण स्थान में। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। एक बार और दीदी। 7 मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुकी हूँ, देखो ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम है। 7 प्राकृतिक बंध स्थान है, उस समय पर 8 सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो कि 7 प्राकृतिक जो बंध स्थान है वो हमको जनरली मिलता ही रहता है, वो आयुष्य के एंड में भी मिलता है 7 प्राकृतिक। और आयुष्य के एंड में जो एक आवलिका में हमें लास्ट में उदीरना नहीं होती, उस समय पर आयुष्य का बंध भी नहीं होता।
तो जब उदीर्णा नहीं हो रही है मतलब 7 वाला क्या है, उदीर्णा नहीं हो रही है तो 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान है, और उस समय आयुष्य का बंध हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसीलिए हमको यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 नहीं सॉरी, उदीर्णा 7 की हो रही है और बंध 8 का हो रहा है। ऐसा वाला कोई भी हमको भंग मिला क्या? नहीं मिला। 8 8 7 8 हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब लास्ट आवलिका है, लास्ट आवलिका में आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता, वहां 7 की ही उदीर्णा होती है। फिर से एक बार समझते हैं, इसको मैं पूरा मिटा देती हूँ और ये भंग फिर से बनाएंगे। लास्ट है, बिल्कुल लास्ट टाइम समझा रही हूँ मैं, है ना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम देख, अरे हाँ, हम क्या देख रहे हैं? आयुष्य कर्म का एक, अब प्रैक्टिकल सोचना, आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो रहा, आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो रहा मतलब यहाँ पे तो चलो 8 8 लिख ही दो। आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो रहा, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें कब कब मिल सकती है? तो जब हमारी उदीर्णा 7 की हो, मतलब लाइफ के एंड में, एक आवलिका में, तब आयुष्य का बंध नहीं होगा, कंफर्म है, कंफर्म ही है कि लास्ट आवलिका में आयुष्य का बंध नहीं होता। तो ना तो आयुष्य का बंध हो रहा है, ना आयुष्य की उदीर्णा हो रही है, दोनों साथ साथ लिख दिए। अब बात करते हैं इसके मतलब ज्यादा बचा हुआ, एक आवलिका से ज्यादा ड्यूरेशन है, तब एक आवलिका से ज्यादा ड्यूरेशन जो हमारे आयुष्य की बची है, उसमें उदीर्णा तो 8 ही कर्मों की होगी, लेकिन बंध हर समय नहीं होता। उदीर्णा 8 ही कर्मों की होगी, पर जब जब 7 कर्मों का बंध हो रहा है तब हमें 7 प्राकृतिक बंध स्थान मिलता है, जब 8 कर्मों का बंध हो रहा है तब हमें 8 प्राकृतिक बंध स्थान मिलता है। और शॉर्ट में क्लियर कर दिया मैंने, अभी क्लियर हुआ? जी हाँ हो गया ठीक है, दीदी। लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हमने लोएस्ट क्या लिया था? हमने ली अंतिम आवलिका, लाइफ की अंतिम आवलिका ली, जब ना तो बंद हो रहा है और ना ही उदीर्णा हो रही है। तो बंध और उदीर्णा दोनों क्या है? 7 7 है। उसके बाद बचे हुए काल में 8 प्राकृतिक उदीर्णा कंपलसरी है, लेकिन आयुष्य बंध कभी होता है तो 8 प्राकृतिक है, नहीं होता तो 7 प्राकृतिक है। क्लियर हुआ? इसलिए बंध को दोनों ऑप्शन लिए। अब आते हैं सेकंड गुण स्थान पे। सेकंड गुण स्थान भी हमको इस लास्ट आवलिका में मिल सकता है, तो सेकंड के लिए भी हमें कोई बाधा नहीं है, सेम चले तो। फिर थर्ड गुण स्थान हमें लास्ट आवलिका में नहीं मिल सकता। हमने देखा था अभी कि लास्ट जो आवलिका होती है उसमें थर्ड गुण स्थान पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब हम थर्ड गुण स्थान की बात करते हैं तब हमें 7 7, जहां पर बंध भी 7 हो, उदीर्णा भी 7 हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इसीलिए हमको बंध 8 का मिलेगा और उदीर्णा भी 8 की मिलेगी। एक बार सुनना, ठीक है, बंध और उदीर्णा किसकी मिली? हमको 8 8 की मिली, और उदय और सत्ता तो वैसे भी 8 8 की थी। जब 7 नहीं है, पर ये जो लास्ट आवलिका थी, एक बार प्लीज, लास्ट आवलिका जो थी उसमें 7 प्राकृतिक बंध स्थान मिलता, 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान मिलता। ठीक है, और लास्ट आवलिका में हमको थर्ड गुण स्थान नहीं मिलता, तो हम 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान के साथ 7 प्राकृतिक बंध स्थान नहीं लिख सकते। मतलब ये वाला भंग तो हम नहीं लिख सकते थर्ड गुण स्थान में। फिर हम बात करते हैं रिमेनिंग। अब रिमेनिंग में क्या होता है? रिमेनिंग में जो 8 प्राकृतिक बंध स्थान है और 7 प्राकृतिक बंध स्थान है, तो 7 प्राकृतिक बंध स्थान में जो भी रहता है उस समय पे उदीर्णा कितने की हो रही होती है? पूरे 8 कर्मों की हो रही होती है। तो उदीर्णा तो हमने 8 की लिख दी, लेकिन थर्ड गुण स्थान में ये वाला काल होता ही नहीं है। तो थर्ड गुण स्थान का काल ही यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। थर्ड गुण स्थान का काल कितना है? जन्म से लेकर आयुष्य बंध के पूर्व तक कभी भी हो सकता है, आयुष्य बंध पूर्ण होने के बाद से अंतिम आवलिका के पहले तक थर्ड गुण स्थान मिल सकता है। इसमें हमें उदीर्णा तो 8 की मिलती है, लेकिन बंध 7 7 का ही मिलता है। इसीलिए जो हमारा थर्ड गुण स्थान का भंग है वो 7 8 8 8 होता है। क्लियर है? थर्ड गुण स्थान 7 8 8 8, 7 प्रकृतियों का बंध है,
8 का पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आयुष का बंध होता ही नहीं है थर्ड गुण स्थान में। और अंतिम आवलिका में मतलब अंतिम आवलिका में भी हमको थर्ड गुण स्थान नहीं मिलता, तो उदीर्णा स्टॉप होने की कोई बात ही नहीं है। 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान कब मिलता है? अंतिम आवलिका में, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 8 ही मिलेगा। तो 7 8 8 8 8 8 वाला हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये 7 8 8 8 वाला हमको थर्ड गुण स्थान में मिला। अब फोर्थ गुण स्थान में बात करें तो फोर्थ गुण स्थान भी अंतिम आवलिका में मिलना पॉसिबल है, फिफ्थ गुण स्थान भी अंतिम आवलिका में मिलना पॉसिबल है, और सिक्स्थ गुण स्थान भी अंतिम आवलिका में मिलना पॉसिबल है। सिक्स्थ गुण स्थान तक हमारे प्रमत्त परिणाम रहते हैं। अप्रमत्त परिणामों की जब हम बात करेंगे तो हमें सेवंथ गुण स्थान से उदीर्णा जो है वो 8 कर्मों की या 7 कर्मों की हम नहीं ले सकते, तब हमको उदीर्णा लेना पड़ेगा 6 कर्मों की। उसके नीचे जब तक हम जो भी आगे नहीं आता उसमें सब में 6 की ही उदीर्णा संभव है। अब सेवंथ गुण स्थान में हमारे पास 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें यहाँ लिखते हैं एक पार्ट होता है जिसमें आयुष्य का बंध होता है और एक में आयुष्य का बंध नहीं होता। तो जब आयुष्य का बंध होता है तो 8 प्राकृतिक बंध स्थान है, जब आयुष्य का बंध नहीं होता तो 7 प्राकृतिक बंध स्थान है। उदय 8 का होता है, सत्ता भी 8 की रहती है। तो ये हमको 2 भंग मिले 7वें गुण स्थान में। ठीक है, अब हम आते हैं 8वें गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान में 8वें गुण स्थान में आयुष्य का बंध तो होता ही नहीं है, तो हमेशा हमको इसके नीचे 7 वाले ही मिलेंगे। ठीक है, अब 7 प्राकृतिक बंध स्थान है जहां पर मोहिनी का बंध हो रहा है लेकिन आयुष का बंध नहीं हो रहा। उदय स्थान जो है वो 8 ही कर्मों का उदय रहता है, सत्ता स्थान 8 ही कर्मों का होगा। उदीर्णा यहाँ पर 6 की ही रहेगी क्योंकि अप्रमत्त गुण स्थान है। 9वां गुण स्थान की बात करें तो 9वें में भी सेम होगा क्योंकि 9वें गुण स्थान में भी मोहिनी कर्म का बंध होता है। 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता। 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता, 7 प्राकृतिक बंध स्थान ही पॉसिबल है, 8 प्राकृतिक उदय स्थान पॉसिबल है और 8 प्राकृतिक ही सत्ता स्थान पॉसिबल है। पर 10वें गुण स्थान में एक तो होता है चरम आवलिका तक का काल और दूसरा होता है द्विचरम आवलिका तक का काल और दूसरा होता है चरम आवलिका। तो चरम आवलिका में उदीर्णा जो है वो रुक जाती है किसकी? मोहिनी कर्म की, क्योंकि 10th गुण स्थान के चरम आवलिका में मोहिनी कर्म की उदीर्णा नहीं होती, इसीलिए सिर्फ 5 प्रकृतियों की ही उदीर्णा होती है और जब तक उसकी उदीर्णा चलती रहती है तब तक वो 6 ही प्रकृतियों की उदीर्णा करता है। दीदी ये बंद स्थान 6 आएंगे ना, 7 कैसे आएगा? अपने 10वें बंद गुण स्थान स्थान में 6 आएंगे। ठीक है, सॉरी, बंध स्थान में डिफरेंस यही आया दोनों में कि 8वें और 9वें में मोहिनी कर्म का बंध चल रहा था पर 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का बंध भी रुक गया। अब ना आयुष्य का बंध हो रहा है और ना मोहिनी कर्म का हो रहा है। थैंक यू। ये हुआ हमारा 10वां गुण स्थान। अब आते हैं 11वें में। 11वें गुण स्थान में क्या होता है? 11वें गुण स्थान में ओनली 1 प्रकृतियों का बंध बचता है क्योंकि वहां पर ज्ञानावनी, दर्शनावनी, नाम गोत्र अंतराय का बंध नहीं होता, ओनली वेदनी कर्म का बंध होता है। पर क्योंकि रीजन क्या है? अकषाय अवस्था। अकषाय अवस्था में ओनली वेदनी कर्म का बंध होता है। फिर अकषाय अवस्था हो गया। अब उदय किसका रहता है? तो 11वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का उदय नहीं होता क्योंकि उपशम की अवस्था है। मोहिनी कर्म का उदय नहीं होता पर सत्ता में होती है, इसीलिए 7 का उदय 8 की सत्ता 11वें गुण स्थान में। अब उदीर्णा कितने की होगी? तो 11वें गुण स्थान में हमने क्या बोला, जैसे यहाँ पर चरम आवलिका में मोहिनी कर्म की उदीर्णा रुक गई थी, यहाँ पर भी उदय है ही नहीं, तो उदय वाली बात ही नहीं, मतलब उदीर्णा किसकी होती है? उदयमान प्रकृतियों की। तो जब उदय ही नहीं है तो मोहिनी कर्म की उदीर्णा भी पॉसिबल नहीं है, तो मोहिनी कर्म की उदीर्णा नहीं होती और फिर 2 तो हमने पहले हटा दिए थे अप्रमत्त परिणामों के कारण। फिर हम बात करते हैं 12th गुण स्थान। 12th गुण स्थान में हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक तो द्विचरम आवलिका तक का काल और दूसरा है चरम आवलिका। ये ड्यूरेशन किस वजह से हुए? उदीर्णा की वजह से 2 भाग हुए।
तो 2 भाग का रीजन क्या है कि द्विचरम आवलिका तक तो पांचों ही कर्मों की उदीर्णा होती है, लेकिन जब जीव चरम आवलिका में आता है, अब उसके ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की जो सत्ता है या उदय है वो मतलब उदय आवलिका में ही प्रदेश बचे हैं, तो अंतिम आवलिका में इनकी उदीर्णा नहीं होती। तो 5 - 3 दो कर्मों की ही उदीर्णा होती है चरम आवलिका में। बंध कितने का होता है? तो बंध तो एक एक का ही पॉसिबल है। उदय कितने का रहता है? तो 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, बाकी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय सबका उदय रहता है। कर्म में सत्ता नहीं रहती है, 7 की रहती है। मोहनीय कर्म की सत्ता नहीं रहती है ना, किसमें? मोहनीय कर्म की किसमें? 12वें गुणस्थान में। अभी ये 12वें में हम पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 12वें में नहीं पहुंचे, अभी हम 5वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान की द्विचरम आवलिका तक उदीर्णा 5 की होती है, चरम आवलिका में उदीर्णा 2 की होती है, ये हमने बात करी। बंध 1 का ही होता है, उदय 7 का ही होता है, क्योंकि मोहिनी कर्म का उदय नहीं होता 12वें गुण स्थान में। और 12वें गुण स्थान में 11 और 12 में डिफरेंस क्या हुआ? तो 11-12 में यही डिफरेंस हुआ कि 11वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का उदय नहीं है पर सत्ता में है, 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म उदय में नहीं है बिकॉज सत्ता में भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 7-7 की सत्ता। ये भंग बनाना बहुत इजी है, आप जब समझ जाओगे ना तो फिर आपको टफ नहीं लगेगा, टफ सिर्फ शुरू में ही लगता है। फिर बात करते हैं 13th गुण स्थान की। 13 गुण स्थान। अब 13 गुण स्थान में हमने देखा है कि यहाँ पर जो उदीर्णा है वो 2 कर्मों की रहती है, और 14th गुण स्थान में उदीर्णा 0 की हो जाती है क्योंकि नाम गोत्र की उदीर्णा सिर्फ 13 गुण स्थान के अंतिम समय तक ही बचती है। बंध कितने का होता है? तो सहयोगी गुण स्थान होने से 1 का बंध होता है, पर अयोगी गुण स्थान होने से बंध रुक जाता है। ठीक है, फिर उदय कितने का रहेगा? तो उदय चारों ही कर्म का रहता है। कौन से? अघाती कर्म का। 13th और 14th दोनों में उदय रहता है, वेदनी, आयुष, नाम गोत्र का, पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की सत्ता और उदय दोनों खत्म हो चुका होता है। 12th गुण स्थान के लास्ट समय तक रहता है, 13 में नहीं रहता, इसीलिए 4-4 की ही सत्ता बचती है और 4-4 का ही उदय रहता है। ठीक है, अब ये जो कट किया है ना, इनको हटा देना, ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल चार्ट बना। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें किसी के कोई डाउट है क्या? एकदम सिंपल है, इसको याद कैसे रखना? याद बस इतना ही रखना कि जहाँ पे हमको 2-2 की पॉसिबिलिटी है, जो 7वां गुण स्थान है उसमें आयुष्य बंध की पॉसिबिलिटी होती है और यहाँ नहीं होती, इसीलिए हमने 2 करे। यहाँ पर 10वें गुण स्थान में द्विचरम आवलिका तक का काल होता है और चरम आवलिका में अलग होता है, क्योंकि यहाँ उदीर्णा के, यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो उदीर्णा में है, यहाँ का मेजर डिफरेंस बंध में है, आयुष का बंध हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ का जो मेजर डिफरेंस है उदीर्णा में है। और यहाँ पे 13वें और 14वें की बात करें तो सहयोगी और अयोगी के कारण से बंध में भी, मतलब बंध भी रुक जाता है और उदीर्णा भी रुक जाती है। ठीक है, ये मेजर रीजन है। इसको वापस स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसमें जो 3 पार्ट करे हैं वो 3 पार्ट कैसे करे हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसमें और इसमें आयु का बंध नहीं हो रहा और इसमें आयु का बंध हो रहा है ना। और फिर जब इधर पे बात करते हैं तो आयु का बंध नहीं हो रहा, उस ड्यूरेशन में हमको 2 बातें मिलती हैं। एक बात तो होती है कि 7 की उदीर्णा हो रही है, और एक बात होती है, मतलब 7 की उदीर्णा कब होती है? जब अंतिम आवलिका है। इसको ऐसे लिख लो, लास्ट आवलिका, और ये लास्ट आवलिका से पहले तक का काल है। ठीक है, इसको आपको जैसे भी लिखना है, तो अगर आपको ये भी ऐड करना है तो आप लिख लेना इसमें। ठीक है, यहाँ पर कैसे 3 विभाग हुए? 2 विभाग तो हमने नहीं हो रहा, आयुष्य बंध हो रहा है, और उसके अलावा हमने लिया है जब आयुष्य बंध नहीं हो रहा उसमें 2 भाग है, एक तो लास्ट आवलिका वाला और एक लास्ट आवलिका से पहले तक का काल।
और जब आयुष्य बंध हो रहा होता है तब लास्ट आवलिका होती ही नहीं है, इसीलिए ओनली 8 की उदीर्णा है। अभी क्लियर है संवेद भंग सबको? अब किसी के कोई डाउट है तो पूछिए। दीदी सिर्फ है ना तीसरे वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखो तीसरे गुण स्थान में इसमें ऐसा लिख लो ब्रैकेट में, लास्ट आवलिका नहीं होती, और दूसरी बात है लास्ट आवलिका नहीं होती और आयुष्य बंध नहीं होता। ठीक है, अब आप अगर इसको वापस ऐसे लिख लेते हो कि लास्ट आवलिका भी नहीं होती, आयुष्य बंध भी नहीं होता, तो लास्ट आवलिका में जो 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान मिलती है वो भी हमको नहीं मिलेगा, 8 की उदीर्णा होगी, और आयुष्य का बंध नहीं हो रहा तो 7 प्राकृतिक बंध स्थान मिला। क्लियर है? ठीक है। हाँ दीदी बस ये ध्यान रखना कि बंद नहीं हो रहा आयुष्य का, पर उदीर्णा हो रही है आठों कर्मों की। उदीर्णा हो रही है क्योंकि लास्ट आवलिका नहीं है। उदीर्णा कब रुकेगी? सिर्फ लास्ट आवलिका में। अभी क्लियर है संवेद भंग एकदम अच्छे से? हाँ अभी आ गया। हाँ तीसरे गुण स्थान का काल कितना? एक आवलिका? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त काल होता है। ठीक है। जय जिनेन्द्र दी, इसमें हाँ 3 भंग किस अपेक्षा से, मतलब 7 2 लिए है ना बंद स्थान में, 7 है पहला में, दूसरा भंग में भी 7 है, दोनों तो 7 है, लेकिन यहाँ पर आवलिका इसमें उदीर्णा में डिफरेंस आ गया ना। हाँ, तो उदीर्णा में नीचे मतलब 8 ले लिया चारों में, इस अपेक्षा से ये लास्ट आवलिका वाली बात है और ये लास्ट आवलिका के पहले वाली बात है। इस अपेक्षा से यहाँ 7 लिए। यहाँ पे 2 बार 7 का भंग होगा, एक बार 7 के साथ होगा, एक बार 7 8 के साथ होगा। ये इसको भंग का मतलब ही कॉम्बिनेशन होता है। हाँ ठीक है, अब समझ गए, उदीर्णा की अपेक्षा से है ना। हाँ, यहाँ पर आयुष बंध नहीं हो रहा, पर एक बार लास्ट आवलिका की बात है, एक बार जनरल बात है। यहाँ पर आयुष बंध हो रहा है तो कंपलसरी है कि लास्ट आवलिका नहीं होगी। ठीक है, और अब जब हम काउंटिंग करेंगे, ये हमारे पास कितने भंग आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 भंग हमारे पास आ गए। लेकिन इनमें से ये वाला भंग जो थर्ड गुण स्थान का है, 7 8 8 8, ये ऑलरेडी हमारे पास 7 8 8 8 ऊपर आ चुका है, तो इसकी काउंटिंग हमको नहीं करना है। जब हम काउंटिंग करेंगे इसमें ये काउंटिंग नहीं होगी। फिर बात आती है एक और क्या रह गया? छठा गुण, ये 7 8 6 8 वाला है क्या? 7 8 6 8 वाला, सेवंथ गुण। देखिए 7 8 6 8 है, यहाँ पर 7th गुण स्थान में जब आयुष्य का बंध नहीं हो रहा लेकिन अप्रमत्त परिणाम है तो 6 की उदीर्णा होगी। तो जब आयुष्य बंध नहीं हो रहा और 6 की उदीर्णा है, ऐसी की ऐसी पॉसिबिलिटी हमको 8 और 9 में भी मिलती है, तो इसकी भी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। भंग एग्जिस्ट करता है, 8वें में यही भंग पाया जाएगा, लेकिन जब हम टोटल काउंटिंग करेंगे तो हम उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे क्योंकि वो रिपीटेड है, इसीलिए इसको क्रॉस न लगा के आर लिख लेना, रिपीटेड भंग है ये। ठीक है, तो अब जब ये 2 काउंट नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भंग हमें कुल मिलते हैं। ठीक है, अब ये फाइनल स्क्रीनशॉट इसमें आपको लेना है तो ले सकते हैं, बाकी इसमें और कोई करेक्शन नहीं है। अब ये क्लियर हो गया संवेद भंग का? फटाफट बोलिए तो फिर हम आगे बढ़े। जय जी नहीं अनुश्री जी, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि जो भंग का सीक्वेंस आपने बताया, जैसे 7 8 7 8 कुछ भी चलेगा। इसी टाइप से करना है कि हम लोग हमारे हिसाब से पहले सीक्वेंस कुछ भी चलेगा, वैसे सीक्वेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब 1 2 में ही डिफरेंस कुछ है तो है, बाकी वो कुछ जैसे 14 भंग हुए हैं तो 14वां भंग या 10वां भंग ऐसे पूछ सकते हैं? आपसे क्रम से नहीं पूछे जाएंगे, क्रम से नहीं, क्योंकि भंग का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन आप किसी भी तरह से बना सकते हो। ओके है ना। अब आगे बढ़े क्या? फटाफट हम वो जो डायग्राम्स बोल रहे थे वो डायग्राम भी ले लेते हैं क्योंकि आज लास्ट क्लास है। हाँ दीदी। है ना, इसमें वो देख लेते हैं एक बार। श्री बंध शतक के अनुसार है ये भी संवेद भंग, और शिक्षा क्या है? बंध उदय अरुदीर्णा सत्ता का भी योग, हम सबके योग की बात कर रहे हैं।
परस्पर संबंध से विविध भंग संयोग, इनका जब हम आपस में संबंध देखते हैं तो अलग अलग भंग हमको, कॉम्बिनेशन हमको मिलते हैं। ठीक है, अब फटाफट एक बार जो डायग्राम्स है उनको रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा दीदी, क्षायिक समकित वाला जीव वो उपसम समक नहीं करते हैं ना? कर सकता है। क्षायिक समकित, क्षयिक सम्यक्त्वी जीव अगर उसका चरम भाव नहीं है तो उपशमक श्रेणी का आरोहण कर सकता है, कर सकते कोई हैं। बाधा नहीं है उसमें। ठीक। ठीक है, अब सबसे पहले पेज नंबर 7 पे देख लेते हैं। पेज नंबर 6 पे भी है एक। पेज नंबर 6 पे क्या बता रहे हैं? 6 पे जो डायग्राम है वो आपको सत्ता, मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है, आपको 3 समय का एक अंतर्मुहूर्त बताया है जो फर्स्ट स्थिति बंध है। सेकंड स्थिति बंध अगले 3 समय की होगी, लेकिन उसमें जो स्थिति बंध रही, मतलब इन तीनों समय में इक्वल स्थिति बनती है, अगले में आपको पीएसबी माइनस करके स्थिति बनती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमने छोटा किया है, स्थिति कम करी है, वो पीएसबी कम करा। अब उसके बाद अगला जो 3 है वो 3 समय का ही होगा, ये 3 समय के ही अंतर्मुहूर्त हम मान रहे हैं, पर जो स्थिति है वो इसकी अपेक्षा वापस से पीएसबी कम हो गई, इसकी अपेक्षा एक बार करा, इसकी अपेक्षा इसको देखेंगे तो 2 बार पीएसबी माइनस हो चुका है, पर हम एक एक स्थिति कम 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 इसी प्रकार से मानते, क्योंकि उसमें कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये हो गया हमारा यथाप्रवृत्तकरण का। फिर ये जो डायग्राम है ये क्या बता रहा है कि अपूर्वकरण के पहले समय में स्थिति सत्ता कितनी होगी। तो अब अपूर्वकरण के पहले समय में हमारी घातीमान कंडक, अघातीमान दोनों कंडक बताए गए हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट समय में जो है वो अपूर्वकरण में अभी तक स्थिति घात नहीं हुआ है, इसीलिए टोटल पूरी की पूरी स्थिति है। और जब अपूर्वकरण में स्थिति घात हो गया है तो उसके बाद फिर ये जो घातीमान कंडक था, कम 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 करते करते स्थिति का घात हो गया है, तो स्थिति इतनी कम बची है। तो अगर आपसे पूछे कि अपूर्वकरण के पहले समय में कितनी स्थिति सत्ता थी, उसको लास्ट समय से कंपेयर करो, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट समय में तो पूरी सत्ता थी, और फिर हम नीचे लेके आए, तब तक लास्ट समय में हमारी सत्ता बहुत कम हो गई, स्थिति सत्ता बहुत कम हो गई। फिर अब बताया है अपूर्वकरण में गुण श्रेणी को एक्सप्लेन करना है, तो 2 तरह से पूछी जा सकती है। एक तो उदयमान तरीके, मतलब उदयमान में क्या होगा और अनुदयमान में क्या होगा। तो उदयमान में आपको क्या बताना है, उदय आवलिका से ही गुण श्रेणी बनना स्टार्ट होती है, लेकिन जो अनुदय प्रकृति है वो उदय समय से ही गुण श्रेणी रचना स्टार्ट होती है, पर अनुदयमान प्रकृति में एक आवलिका ऊपर से गुण श्रेणी रचना स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये गुण श्रेणी शीर्ष बता देना अंतर्मुहूर्त का होता है, अगर यहाँ पे आपको बताना है तो बता सकते हैं। बस ये तो सिंपल ही है। फिर नेक्स्ट है अंतरकरण। तो अंतरकरण की प्रोसेस जब स्टार्ट हो रही है और अंतरकरण की प्रोसेस एंड हो गई है, 2 डायग्राम है। जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी तब हमारे पास अनिवृत्तीकरण का पूरा काल था, ये प्रथम स्थिति थी, मतलब नहीं, अभी प्रथम स्थिति की बात नहीं होती है, ये किसका, अनिवृत्तीकरण का पूरा काल बचा हुआ था, और अनिवृत्तीकरण के बाद का अंतर्मुहूर्त काल है, जिसमें हमको क्या करना है, प्रदेश अभी बताए हैं पर बाद में प्रदेश खाली करना है। तो प्रदेश बता देना, क्योंकि अभी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, अभी हमारा अंतर क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर प्रदेश है और वो कहाँ जा रहे हैं, इधर पे भी आ रहे हैं और कुछ इधर भी जा रहे हैं, कुछ पहले स्थिति में कुछ बाद की स्थिति में, और ये अनिवृत्तीकरण का पूरा काल है। फिर आप बताओगे कि जब अंतरकरण प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो खत्म होने के बाद हमारे पास कितना बचा, तो थोड़ा सा तो अनिवृत्तीकरण अभी भी शेष रहता है। अनिवृत्तीकरण का जो एक संकेतन भाग था वो उसमें थोड़ा सा अभी भी शेष रहता है, जिसको हम बोलते हैं मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति, और बचा हुआ जो ऊपर अंतर्मुहूर्त के बाद का जो होता है वो मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति होती है। और बीच में प्रदेश को खाली कर देना, क्योंकि अब अंतर बन गया है, क्योंकि अंतरकरण की प्रोसेस स्टॉप हो गई है, समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर आप अंतर बता देना, यहाँ पर आपको प्रदेश बताने पड़ेंगे। और नीचे की बड़ी स्थिति बनेगी, यहाँ पर स्थिति छोटी है, क्योंकि एक एक समय हम अंतरकरण के समय को आगे क्रॉस कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति और त्रिपुंज। अब जब हम इस अंतर में, अंतर के नीचे की स्थिति जो थी प्रथम स्थिति, वो हमने क्षय कर दी, मतलब उनको उदय में लेके आते गए और हम आगे आगे होती गई,
उसके बाद जैसे ये येलो पार्ट पूरा खत्म हुआ, प्रथम स्थिति खत्म हुई, हम अंतर में प्रवेश कर गए। अंतर में प्रवेश करे जब, तो नीचे की कोई भी स्थिति नहीं बची। अंतर में प्रवेश करा मतलब प्रथमोपशम का फर्स्ट समय जो है, उसी समय पर जो ऊपर की द्वितीय स्थिति थी उसके हमने 3 डिवीजन कर दिए। अब 3 डिवीजन में आप एक को बिल्कुल व्हाइट रखना, एक को येलो, अभी तक जो मिथ्यात्व था वो ही रहेगा, और एक को लाइट येलो कर देना। मतलब ठीक है, आप जो भी अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहो, बस उसमें एरो लगा देना कि ये सम्यक मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है और ये सम्यक वेदनी है। ऐसा 3 डिवीजन कर देता है इसी द्वितीय स्थिति में। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे गुणस्थान भी बताया है, फर्स्ट समय है तो 4, 5 और 7 ये भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम में 2 चार्ट आपको बताएं। पहला चार्ट तो है कि जब अंतरकरण खत्म हो गया, जैसे हमने ये वाला बताया था, अंतरकरण खत्म हुआ। अंतरकरण जब प्रथमोपशम में खत्म हुआ था तो हमारे पास अनिवृत्तिकरण का कुछ पार्ट, जिसको हमने मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति बोला था, वो बचा हुआ है। वैसे कि वैसे जब यहाँ पर अंतर होता है तो यहाँ पर कैसे होता है, जब अंतरकरण खत्म हुआ मतलब प्रदेश पूरे खाली हुए, तो प्रदेश मिथ्यात्व वेदनी में कितने खाली होंगे, एक आवलिका ऊपर के सभी खाली हो जाते हैं। यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व में एक आवलिका के ऊपर सभी खाली हो जाते हैं, पर सम्यक वेदनी में अंतर मुहूर्त में प्रदेश रहते हैं, उसके बाद खाली होते हैं। तो तीनों में बस आपको यही डिफरेंस बताना है। फिर जब बोलेंगे कि अब द्वितीयोपशम की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो इसके एक आवलिका पश्चात पहुंचे तब भी नहीं हुई, इसके एक आवलिका पश्चात पहुंचे तब भी नहीं हुई, इसके अंतर मुहूर्त पश्चात जब पहुंचे, ये अंतर मुहूर्त पूरा क्रॉस किया, तब जाके आपके सम्यक वेदनी का जो उदय था अभी तक अंतर मुहूर्त में, वो रुक गया और अब आप अंतर में प्रवेश करें। किसके अंतर में, सम्यक वेदनी के। तो जब सम्यक वेदनी के अंतर में प्रवेश करें, तब ऑलरेडी यहाँ पर तो अंतर में प्रवेश कर ही चुके थे, इनके तो प्रदेश खाली हो चुके, तो यहाँ पर दोनों में अंतर बता देना, और यहाँ पे अंतर में प्रवेश कर चुके हैं तो इसमें भी अंतर, तीनों में अंतर की अवस्था होगी। ये क्या है, द्वितीयोपशम अवस्था। ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की अवस्था है जब तीनों प्रकृतियों का उपशम है। ठीक है, और ये द्वितीयोपशम में अंतरकरण किस प्रकार करा वो बताने की मतलब बताने का डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम, अब तो शायद ही कुछ होगा। ये वाला चार्ट है कि अगर वर्तमान मनुष्य भव है, पर भव की आयु का बंध नहीं किया है, अबद्ध आयु है, और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध का प्रारंभ भी नहीं किया, तो ऐसी अवस्था में अंतर्मुहूर्त पश्चात ही शपथ श्रेणी आरोहण करके वर्तमान मनुष्य भव से डायरेक्ट मोक्ष में चले जाते हैं। और जब अगर वो पूर्वबद्ध आयु है और पूर्व में उसने नरक या देवता का भव की आयुष का बंध किया है, नरक या देवता मतलब नरक में कितने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और देवता में कौन से होंगे, 35 वैमानिक। तो इनका जब आयुष्य का बंध किया है तो वर्तमान मनुष्य भव से वो उस भव में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आयुष्य बंध था, वहां से वो वापस मनुष्य का चरम भाव होगा और मोक्ष जाएंगे। पर अगर उस जीव ने जो बद्धायु थी तिर्यंच या मनुष्य की थी, तो तिर्यंच या मनुष्य की बद्धायु कौन सी मतलब कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है या तो स्थलचर युगलिक की या फिर 30 अकर्म भूमिज मनुष्य की। तो ऐसे जो युगलिक मनुष्य या युगलिक तिर्यंच के बद्धायु थी, उसका भाव पूर्ण करने के पश्चात युगलिक की नियमा देवगति होती है। यहाँ से तो वो मनुष्य भाव में जा सकते थे, लेकिन युगलिक कभी भी मनुष्य भाव में नहीं जाते, अगले भाव में उनकी नियमा देवगति होती है, तो उनको देव का भाव करना पड़ेगा, वहां से वो मनुष्य बनते हैं और चरम भाव होके शपथ श्रेणी आरोहण करके मोक्ष जाते हैं। तो जो ये चार्ट है, ये चार्ट में आपको यही बताया, 4 टाइप का सम्यक्त्व होता है। गुणस्थान बताने हैं। गुणस्थान में औपशमिक में 2 टाइप होते हैं, प्रथमोपशम में 4 से 7 होता है, द्वितीयोपशम में 4 से 11 होता है, और उनकी अवस्थाएं बता देनी है, क्या क्या अवस्था है। उसके बाद तो शायद ही आप एक बार ढूंढ के बता दीजिए इसके आगे कौन सा है। वो बंद स्थान में है दीदी एक, इसमें त्यागति बंद मार्ग ना, स्थान, यही वाला कौन सा गुणस्थान, प्लीज बताइए क्विकली, पेज नंबर बोलिए, ये वाला 56 पे भी ये है है मैडम, का 56 मार्ग पे भी है डायग्राम, 56 पे है एक। 26 वाला ही है ना, सम्यक तु मिथ्यातु, 26 पेज नंबर।
नहीं, गति 56। आगति मार्गणा है। यहाँ पे हमें 7 टाइप की क्या बताइए, अवस्थाएं बताइए। प्रथमोपशम की, द्वितीयोपशम की, शायोपशम की, साधन की, शायिक सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। ये 7 अवस्थाएं हैं। 7 अवस्थाओं में कौन कौन सा जीव जा सकता है? प्रथमोपशम में ओनली मिथ्यात्व जो अवस्था रहती है, मिथ्यात्वी जीव ही प्रथमोपशम में जाता है। शायोपशम वाला जीव ही द्वितीयोपशम में जाता है। क्षयोपशमिक जीव जो होगा वो प्रथमोपशम से, द्वितीयोपशम से, सम्यक मिथ्यात्व से या फिर मिथ्यात्व से आ सकता है। सासादन वाला औपशमिक से ही आता है, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम से। शायिक वाला ओनली शायोपशम से आता है, जैसे द्वितीयोपशम वाला है। सम्यक मिथ्यात्व में प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशम, मिथ्यात्व। जैसे हमने शायोपशमिक की बात करी, सम्यक मिथ्यात्व की जगह पे शायोपशम है, यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व में शायोपशमिक है। ये इंटरक्रॉस हो गए, मतलब ये एक्सचेंज हो गए, बाकी सेम है। मिथ्यात्व में सभी अवस्थाओं से हो सकते हैं। सभी अवस्थाओं में सिर्फ शायिक सम्यक्त्व की अवस्था नहीं होगी, उसके अलावा 5 ही अवस्थाओं से मिथ्यात्व में आया जा सकता है। अब जाएंगे कहाँ पर? तो प्रथमोपशम से तो शायोपशमिक, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। 1 2 3 तो त्रिपुंज की अपेक्षा है। ये शायोपशमिक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व त्रिपुंज की अपेक्षा है। पर उस काल के पहले उपशम की अवस्था में ही अगर A4 का उदय या बंध स्टार्ट हो गया तो प्रथमोपशम से सासादन में जाएंगे। अगर ओनली बंध स्टार्ट हुआ द्वितीयोपशम से तो सासादन में जाएंगे। शयोपशमिक की अवस्था में शयोपशमिक वाला, यहाँ पे कौन कौन आया था शयोपशमिक के लिए? कौन सा कंपलसरी है? द्वितीयोपशम के लिए शयोपशम कंपलसरी है, शायिक के लिए शयोपशम कंपलसरी है। ठीक है, तो द्वितीयोपशम और शायिक तो ले ही लेंगे। उसके अलावा जनरल वाली जो बात होती है सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व की, वो शयोपशमिक सम्यक भी जा सकता है। कहाँ नहीं जा सकता? तो प्रथमोपशम में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे ओनली मिथ्यात्व होते हैं। और एक और क्या हटाया हमने? सासादन हटाया। सासादन में नहीं क्योंकि वहां पे ओनली औपशमिक वाले जाते हैं, शयोपशमिक वाले नहीं जा सकते। तो इसकी 4 गति दृष्टि बनता है। मिथ्यात्व की गति होती है, शायिक सम्यक्त्व का अंत नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व से शायोपशमिक और मिथ्यात्व जनरल अवस्थाएं हैं। मिथ्यात्व से जीव कहाँ कंपलसरी है? प्रथमोपशम में जाना मिथ्यात्वी का ही कंपलसरी हो सकता है, और शयोपशमिक और सम्यक मिथ्यात्व जनरल केस है। बाकी कोई भी डायरेक्टली द्वितीयोपशम में डायरेक्टली मिथ्यात्वी जीव नहीं जाएगा, शायिक में डायरेक्टली मिथ्यात्वी नहीं जाता, सासादन में तो औपशमिक सम्यक वाला ही जाता है। तो इन तीनों में हमने मिथ्यात्व की गति में नहीं लिया। ठीक है, अब पेज नंबर 56। दीदी आगति गति में ना ये जो सम्यक्त्व के नाम लिए वो सीरियली ऐसे लिखना जरूरी है क्या, कि आगे पीछे भी कर सकते हैं? गति आगति में आगे पीछे कर सकते हैं। वो बस उसमें ऐसा प्रायोरिटी से दिया है कि कहाँ कहाँ कंपलसरी है, पहले उनको लिख लो, फिर बचे हुए लिख देंगे। तो उसमें थोड़ा सा हम भूलते नहीं है, पहले कंपलसरी वाले लिख देते हैं तो फिर जनरल बात आ जाती है। अब ये जो डायग्राम है 56 पे, ये किसका है? उदीर्णा का है। तो उदीर्णा में ये पूरी हमारी सत्ता में है। जब उदीर्णा होती है तो यहाँ पर कुछ भी सत्ता खाली नहीं होती, क्योंकि हमने क्या बोला, कुछ प्रदेशों की ही उदीर्णा करता है, सभी प्रदेशों की नहीं। तो प्रदेश भी दिखाने हैं पर उदीर्णा भी होगी। और उदीर्णा कहाँ पे होती है? तो उदीर्णा उदय समय पर ही आती है। यहाँ से कितनी से भी, कोई सी भी स्थिति से आप प्रदेश उठाओ, पर उनको डालेंगे प्रथम समय में ही, उसी को उदीर्णा बोलते हैं। ये हो गया प्रथम समय में डालना उदीर्णा। अब कहाँ के प्रदेश डालते हैं? तो गुण श्रेणी में तो सिर्फ घात्यमान कंडक के डाल रहे थे, पर यहाँ पर उदय आवलिका, जो उदय से लेकर एक आवलिका का जो काल है, उस एक आवलिका के ऊपर के सारे प्रदेश जितने होते हैं, सारे प्रदेश क्या करेंगे? नीचे उदय समय में आएंगे। मतलब सारे प्रदेश, मतलब सारी स्थिति के प्रदेश नीचे उदय समय में आ सकते हैं, प्रदेश कुछ ही आते हैं। तो बस ये एक आवलिका तक के आप नीचे मत लाना, उसके ऊपर की सभी स्थितियों में से प्रदेश नीचे ला सकते हो। ये इसका डायग्राम हो गया। बस इसके बाद तो शायद ही कोई डायग्राम होगा। क्लियर है अभी? और किसी के कोई डाउट है क्या? दीदी एक छोटा सा डाउट है प्लीज, अगर टाइम हो तो। हाँ। जो संवेद भंग में जो लिखा है ना, पहला पॉइंट, प्रमत्त जीव 8 प्राकृतिक बंध के समय आयु कर्म की उदीर्णा अवश्य करता है, क्योंकि आयु कर्म का बंध करते समय सभी जीवों की आयु नियमा एक अवलिका से अधिक होती है। अधिक रहती है। ठीक है दीदी, जैसे कोई जीव अगर अपने आयु के भुज्यमान आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में अगर नेक्स्ट आयु बंद करता है, हाँ, तो वो अंतिम अवलिका तो उसकी आएगी ना, पर उस समय तो वो आयु का बंध कर रहा है।
अंतिम आवलिका नहीं, जो लास्ट अंतर्मुहूर्त है वो एक आवलिका से अधिक वाला ही होगा। हाँ हाँ दीदी, और उसको आयु बांधने में भी अंतर मुहूर्त तो लगेगा ही ना, वो तो वो एक अंतर्मुहूर्त का आवलिका से पहले ड्यूरेशन, ही खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ वो होता होगा क्या? अंतर्मुहूर्त का ड्यूरेशन भी एक आवलिका के पहले ही खत्म हो जाता है। अगर ये उसका लास्ट अंतर्मुहूर्त बचा है जब वो आयुष्य का बंध प्रारंभ कर रहा है और जी अंतर्मुहूर्त काल तक उसको आयुष्य बंध करने में लगा, तो ये जो जी आयुष्य का बंध मतलब बिगिनिंग हो और एंडिंग हो, ये जी। एक आवलिका से ज्यादा ही होगी। ये ओके एक ओके आवलिका के अंदर नहीं आता ये काल। ओके, बस थैंक यू दीदी। जय जिनेन्द्र दी, जय जी जिनेन्द्र दी, एक उदीर्ण स्थान में है ना, जो 5 6 7 प्रकृति कैसे आया है? मतलब आयु और वेदनीय की, आयु कर्म और वेदनीय कर्म की तो अप्रमत परिणाम में होती नहीं दोनों है, प्रमत। दोनों की 1 से 6 तक होती है, पर 1 से 6 में भी जब हम्म, हमारे पास ये पूरा ड्यूरेशन है हमारी लाइफ का, उसमें हम्म, अंतिम आवलिका में हम रहते तो 1 से 6 में है, मतलब हम्म, वेदनी की तो उदीर्णा हो रही होगी, पर आयुष्य हम्म, की उदीर्णा नहीं होती है। वो आयुष्य ये की रुक क्यों नहीं गई। होती? क्योंकि लास्ट आवलिका बचा है। लास्ट आवलिका में आयुष्य की नहीं होती, पर वेदनी की तो हो सकती है ना, क्योंकि 1 से 6 के ही गुण स्थान है। थैंक यू दी। इसलिए ओनली आयुष्य माइनस करते हैं, बाकी 7 ले लेते हैं। हाँ, इसलिए वो सब। दीदी मैडम एक आपका जो मैडम 14 नंबर क्वेश्चन था ना दीदी, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन में यह है कि उपसमक श्रेणी आवरण के पश्चात जीव परिणाम शुभ रहने पर कितने काल तक द्वितीयोपसम सम्यक्त अवस्था में रह सकता है? तो छठे काल में स्थिर रह सकता है ना वो आवरण के बाद, तो उसमें ऐसा कोई हाँ, किताब में लिखा नहीं है कि अंतर्मुहूर्त है, ऐसे लिखा कि लंबे समय तक तो स्थिर रह सकता वो ना, मैंने जो शुभ परिणाम है, स्थिर परिणाम है, वो सिर्फ है। आपको हाँ कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। असल में बात इतनी होती है कि कोई भी गुण स्थान में रहे, 4 5 6 7 8 9 10 11, द्वितीयोपसम के 4 से 11 पूरे होते हैं ना, जहां तक मैं हाँ गलत नहीं हूँ। 4 से हाँ 11 पूरे गुण स्थान में रहे, पर ओवरऑल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता, किसी भी गुण स्थान में रहे। तो अच्छा इसीलिए बात इतनी ही बताई है कि सिर्फ अंतर्मुहूर्त का ही काल है, चाहे वो परिणाम शुभ हो या फिर अशुभ हो के नीचे गिर जाए या फिर स्टेबल रहे, कैसे भी हो। ठीक है। ठीक है। हाँ जय इधर से एक मैडम, एक 28 पूल का 28वां नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो उसमें लिखा निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सही उत्तर पहचान कर सही विकल्प को चुनिए, जिनमें से शब्दों में दिया गया उत्तर प्रश्न ए का होगा और अंकों में दिया गया प्रश्न। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हाँ हाँ, मैडम, क्या बोलिए बोलिए, कौन मैं क्लियर हो गया मेरे को क्वेश्चन, बोलिए। कौन से त्रिन जीव एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और कुल त्रिन हाँ जीवों के अपेक्षा कितने जीवों के भेद में मिथ्या दृष्टि जीव होते हाँ, हैं? आप आगे पूछिए, आपका डाउट क्या है? क्वेश्चन क्लिक हो गया मेरे को। नहीं तो इसमें 11 एकंदरीय पर्याप्त, तो 30 ये क्या चीज है मैडम फिर? देखो उसमें ना मैंने 2 ऑप्शंस दिए हुए थे। एक तो आप एक बार ऑप्शन बोलिए, 11 एकेंद्रीय पर्याप्त, और उसके और साथ क्या तीसरा था? 30 एकंदरीय अपर्याप्त 24। इसके साथ 30 था ना? हाँ 30 है। हाँ, और और फिर थर्ड ऑप्शन, थर्ड या फोर्थ, जिसमें जो हमने क्या लिया था, एक और जो सही ऑप्शन है, हाँ 3 विकलेंद्रीय पर्याप्त 48। 3 विकलेंद्रीय का पर्याप्त, है ना? तो इसमें हाँ मैंने ऐसा पूछा था कि पहला 3 क्वेश्चन जो है विकलेंद्रीय ना, का ये भी एकांत अपर्याप्त। मिथ्या दृष्टि है, ये भी एकांत मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सेकंड वाला भी आपका आंसर मैच करना चाहिए। तो मैंने ऐसा पूछा है उसमें कि कितने मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे हैं जो तिर्यंश के भेद में, तिर्यंश के टोटल कितने भेद होते हैं? 48। अब 48 में कोई एक भी ऐसा भेद है क्या जिसमें मिथ्या दृष्टि ना पाए जाए? ऐसा कोई नहीं है ना। टोटल 48 की 48 भेद हमने क्या देखे मिथ्या दृष्टि की? जब हम बात करते हैं, इसमें आप जो भी पेज नंबर है उसमें है ना, जी तो मिथ्या दृष्टि में हम क्या बोलते हैं? पूरे 48 बोलते हैं कुल भेद की अपेक्षा। मिथ्या जी दृष्टि में तिर्यंश के टोटल 48 भेद है। इसीलिए जी। हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे कि ये भी तो होगा ये और ये एकांत भी सर कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा इसमें? होगा। कौन से तीन जीव एकांत मित्र दृष्टि होते हैं? मतलब ये होगा विकेंद्रीय, कौन से 3 जीव विकेंद्रीय एकांत पर्याप्त होती है। मिथ्या दृष्टि होते हैं? तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, लेकिन 4 में से एक ही ऑप्शन चूज करना है ना आपको, जो सही होना चाहिए। ये वाला आंसर भी सही और इधर वाला भी सही। अगर आप इस ऑप्शन को चूज कर लोगे तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा ना, अच्छा, इसीलिए आपको ये चूज करना पड़ेगा। 3 विकेंद्रीय। एक ऐसे मैडम नीचे और सम्यक जीवों में से कौन से ऐसे जीव है जिनमें संयुक्त नहीं पाया जाता, हाँ, तो विकेंद्रीय? वो पूछा है ओनली सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। वहां जी पर जी। एकेंद्रीय तो ऑलरेडी एकांत मिथ्या दृष्टि है, तो हम एकांत हम्म। मिथ्या दृष्टि में से कैसे माइनस करेंगे? वहां तो पूछा है कि टोटल सम्यक दृष्टि जीव बताओ, उसमें से जी। आप क्षयोप शमिक वालों को छांटो।
तो देखो ये बताया हमने टोटल सम्यक दृष्टि जीव। अब टोटल सम्यक दृष्टि 283 में से जब हम ये 8 असन्नी जीवों को हटा देते हैं तो 275 हमारे पास क्षयोपशमिक आ जाता है। और जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में मैंने एकेंद्रीय भी लिया हुआ था। हाँ 3 विकेंद्रीय लिखे हुआ है। एक ठीक है। मैम 35 पेज पे वो वाला है ना ऑप्शन सम्यक जी 143। आपकी आवाज नहीं आ पाई, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण। एक बार फिर से बोलिए ना, अभी जो पूछ रहे थे। पेज नंबर 35 पे एक बार वो वाला बता दीजिए। ऑप्शन सम्यक जीव के 143 है, उसमें से 103 प्लस 85, तो 45 माइनस कौन से वाले की है? जिनमें दोनों होता है उनको माइनस करें। जिसमें प्रथम ऑप्शन द्वितीय ऑप्शन दोनों होता है। पंद्रह कर्म भूमि और 30 अकर्म भूमि। फिर मतलब यहाँ पर द्वितीय ऑप्शन जो है वो नरक गति तिर्यंज गति में नहीं होता और प्रथमोपशम अपर्याप्त में नहीं होता। तो हमको कॉमन किस में से निकालना? मनुष्य गति देव गति के पर्याप्त में से। मनुष्य गति देव गति के पर्याप्त में यहाँ पे 15 कर्ण भूमिज मनुष्य है, यहाँ पर 15 कर्ण भूमिज मनुष्य है, तो दोनों में कॉमन हो गए। फिर यहाँ पर 76 जाति के देवता है, यहाँ पर ओनली 35 वैमानिक है। तो 76 में क्या क्या हटे? 5 अनुत्तर वैमान हट गए और 35 वैमानिक। मतलब देखो 76 को ऐसे ब्रेक करो, 76 मतलब क्या क्या प्लस 30, हाँ बस ऐसे ही है ना, 46 प्लस 30। और जो 35 है उसमें क्या है? 30 प्लस 5 है। तो ये जो 76 और 35 मतलब ओवरऑल अगर हम देखें टोटल 76 और इसको भी मत देखो, ओवरऑल भेद कितने होते हैं? 46 प्लस 30 प्लस 45, यही भेद होते हैं। और प्लस वो भी रहते हैं 18 भेद, 15 परमाधार्मिक, 3 किल्विशी के। तो वो तो एकांत मिथ्या दृष्टि है, उसमें ना प्रथमोपशम होगा ना द्वितीयोपशम होगा। अब इसमें क्या है? इसमें प्रथमोपशम है और इसमें क्या है? इसमें द्वितीयोपशम है। और इसमें क्या है? तो इसमें प्रथमोपशम भी है और द्वितीयोपशम भी है, इसीलिए इसको हम डबल रिपीट नहीं बोलेंगे। तो 30 प्लस 15 कर्ण भूमिज, तो ऐसे कुल 45 भेद को हम डबल नहीं रिपीट करेंगे, इसीलिए 45 को माइनस कर रहा है। ठीक है, ये टोटल प्लस ये टोटल माइनस, जिसमें डबल हो जाएगा तो वो डबल की काउंटिंग हमें, जैसे अभी हमने संवेद भंग है, संवेद भंग में डबल की काउंटिंग आ रही थी, तो हमने उन दोनों को, जैसे टोटल कितने थे? वो 4 हो रहे थे ना, 7 8 8 8 वाले जो भी थे वो, तो वो एक ये वाला था, फिर दूसरी बार वापस आया था, तीसरी बार वापस आया था, चौथी बार वापस आया था, मतलब ये दूसरे वाले थे 8 9 वाले जो थे। वो क्या था एक बार देख लेते ना, 7 8 6 8 था शायद जो रिपीट हुआ है, करेक्ट है? 7 8 6 8 वाला रिपीट हुआ। तो टोटल तो 4 थे, लेकिन 2 कॉमन जो थे उनको हमने टोटल 4 में से इसको 2 का 1 माना, इसको 2 का 1 माना, इसीलिए 2 बार काउंटिंग करी। वैसे ये जो 45 भेद है ये हमको 2 बार मिल रहा है, तो 2 बार ना लेके हम इनको एक ही बार काउंट करें, इसलिए 45 को एक बार माइनस कर दिया टोटल में से। दीदी शादी से परिभाषित कैसे हुआ 8 प्रकृति में? क्या शादी से परिभाषित है ना 8 प्रकृति में? 8 प्राकृतिक में उदय स्थान, उदय स्थान में शादी से परिभाषित कैसे घटित हुआ? 72 पेज में। क्या पूछ रहे हैं आप? 8 प्राकृतिक उदय स्थान में, हाँ, शादी से परिभाषित कैसे घटित हुआ? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 8 प्राकृतिक उदय स्थान है ना, तो 8 प्राकृतिक से 7 प्राकृतिक उदय स्थान में जाएगा, 8 में वापस आएगा और फिर वापस 7 में जाएगा, तो ये 8 की बिगनिंग हो गई, एंडिंग हो गई। तो शादी भी हुई है और पर्यवसान भी हुआ है, सपर्यवसित है। ये 8 कब था? अनादि काल से 8 था, और फिर सबसे फर्स्ट टाइम में वो क्या करा? जब 11वें गुण स्थान पे पहुंचा तो उसकी क्या हुई? 7 प्राकृतिक हो गई, क्योंकि वहां पर उदय नहीं होता मोहिनी कर्म का, तो 7 प्राकृतिक था। अब 11वें से जब वो 10वें में आया या फिर चौथे में आया
और उसके बाद फिर वो क्या है, जैसे अगर जघन्य काल की अपेक्षा बात करें तो सिर्फ 10वें की बात करते हैं। जघन्य काल में 10वें में आया और 10वें के बाद फिर वो अंतर्मुहूर्त बादी मतलब 10वें के बाद फिर वो वापस उसी भव में, वो 4th में नहीं गया क्योंकि काल नहीं करा, उसी भव में वो क्या करा, वापस से आरोहण करके 10वें और 10 8 मतलब 10 9 8 7 6 तक गया, वापस आरोहण करके। तब तक उसका 8 प्राकृतिक का ही उदय चल रहा था। और जब वापस 11वें गुण स्थान में आया सेकेंड टाइम अंतर्मुहूर्त बाद, तो उसके 7 प्राकृतिक हो गया। मतलब 8 प्राकृतिक की बिगिनिंग भी हुई थी, एंडिंग भी हुआ था। कितने काल के लिए हुआ? जघन्य अंतर्मुहूर्त। जब हम जब हम उत्कृष्ट काल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 11वें गुण स्थान उपशमक श्रेणी वाला, और ये जो है ये 12वां गुण स्थान लेते हैं शपक श्रेणी वाला, क्योंकि ये अंतिम अंतर्मुहूर्त मतलब मोक्ष जाने के लास्ट अंतर्मुहूर्त पहले वो क्या कर रहा है, शपक श्रेणी आरोहण करके 12th गुण स्थान में आ रहा है। थैंक यू। इस अपेक्षा से देशों और पुद्गल परावर्तन लिया था। ठीक है। जैसे बदिष्टान का बताइए ना दीदी, मैं डाली हूँ उसमें 7 प्राकृतिक वाला। स्थान 7 प्राकृतिक यही है क्या? बंध स्थान 7 प्राकृतिक जघन्य काल है आकर्ष की अपेक्षा, और उत्कृष्ट काल हमने वो देखा ही था कि जब वो नेक्स्ट भव की आयु का बंध कर रहा है। देखो ये है 8 प्राकृतिक बंध स्थान है ना, और ये 7 प्राकृतिक के 8 प्राकृतिक के पहले 7 रहता है जनरल टर्म्स में, फिर आयुष्य का बंध हुआ। आयुष्य का बंध करके जब वो अपना बचे हुए ड्यूरेशन में, ये पूरा ड्यूरेशन हमको 7 का लेना है, जिसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसका पूर्व भव था और ये उसका अगला भव है ना। अब यहाँ पर क्या बताया, 7 प्राकृतिक इन जनरल चल रहा था। कौन है ये? 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला है। वो कब अपना 8 प्राकृतिक का बंध कब स्टार्ट करता है? तो वो करता है 2/3 बीत जाने और 1/3 करोड़ पूर्व शेष रहने पर। तो 1/3 करोड़ पूर्व शेष है, उसमें से उसको अंतर्मुहूर्त काल लगा आयुष्य के बंध में, तब तक वो 8 प्राकृतिक था। फिर वो 7 प्राकृतिक की बिगनिंग हुई। 7 प्राकृतिक की बिगनिंग पूरे लाइफ के एंड तक हुआ। तब वो किस रूप में था? मनुष्य या फिर तिर्यंश के रूप में था। फिर वो देवता या फिर नरक गति में गया, और वो पूरा कौन सा बना? वो 33 सागरोपम वाला जीव बना। तो 33 सागरोपम के पूरे काल में उसने 6 माह पूर्व क्या करा? आयुष्य का बंध स्टार्ट करता है। जब वह 6 माह पूर्व अंतर्मुहूर्त काल के लिए आयुष्य का बंध करता है, 8 प्राकृतिक में रहता है, तब उसके 7 प्राकृतिक की एंडिंग हो जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का काल पूरा कितना कहलाया? तो वो कहलाया 1 करोड़ पूर्व में से 1/3 करोड़ पूर्व में से अंतर्मुहूर्त कम, और टोटल 33 सागरोपम में से 6 माह कम। ये बीच का काल पूरा उसका 7 प्राकृतिक का कहलाया उत्कृष्ट काल। और जघन्य कितना होगा? तो वो आकर्ष की अपेक्षा, आकर्ष 2 आकर्ष के बीच का डिफरेंस होगा, वो 7 प्राकृतिक है। यहाँ 8 बांध रहा है, फिर रुका, फिर 8 बांधा। क्लियर है? जी और दीदी। किसी पे कोई डाउट है क्या? नहीं तो क्लास इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया। हो गया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपने अच्छा पढ़ाया। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू। जितना Thank भी you. हो, सबसे बड़ी बात बिल्कुल पेशेंस के साथ क्वेश्चन पेपर खोलना और बिल्कुल धैर्य के साथ पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। आपको सब आता है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है, ऐसा ही समझना, चाहे वो कितना ही टफ बना। ठीक है। सभी से सादर जय जिनेन्द्र, क्षमा याचना। अहो आचार्य भगवान, जय अहो दीदी, उपाध्याय थैंक भगवान, यू। आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्क्रिय बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।